Welcome all, welcome all. हेलो बेटा, वेलकम ऑल। कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू? ओके बेटा, वी आर लाइव नाउ। आर यू ऑल एबल टू हियर मी? ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? हेलो बेटा शाजिद, कैसे हो भाई सभी लोग? हाउ आर यू? कैसे हो भाई सभी लोग? वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल, वेलकम वेलकम। So today we will start another beautiful session in next 30 seconds beta. Now we are in lecture number 5. Beta, please confirm everyone, audio and video is clear to all of you. हेलो शिवांशु, शाजिद, जयंत, समीर, रवि, दिव्य प्रकाश, वैशाखी, अभिषेक, पवन कुमार रेड्डी। वेलकम ऑल बेटा, वेलकम ऑल। संकेत, यश, जैन संपत, आर्यन मिश्रा, जयंत रेड्डी, चेतन, दिलीप राव एंड ऑल। सभी सभी का स्वागत है बेटा। यू आर ऑल वेलकम, यू आर ऑल वेलकम, वेलकम। हेलो जय, सभी का स्वागत है बेटा। एवरीवन, एवरीवन। हेलो निशांत, स्वागत है बेटा। यूर ऑल वेलकम, यूर ऑल वेलकम। चलो अभी बच्चा लोग ज्वाइन हो रहा है तो हम लोग 10 से 15 सेकंड और वेट कर लेते हैं, देन अगेन वी विल स्टार्ट माइंड ब्लोइंग सुपर सेशन। और आज के इस सेशन से आप बेहतरीन बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को भी लगाना स्टार्ट कर दोगे। आज के इस सेशन में हमने एक बेहतरीन न्यूमेरिकल के, या कह लो एक बड़ा न्यूमेरिकल, इसके 3 पार्ट यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स आप आज लगाने वाले हो। ओके, बहुत मजा आने वाला है। हेलो बेटा निशांत, हेलो बेटा एवरीवन, एवरीवन। ओके बेटा, प्लीज राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन। अगर ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्रिस्टल क्लियर है तो फटाफट लिख दीजिए सीसी। प्लीज राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन। सीसी मींस क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, क्या बात, क्या बात। ओके बेटा शिवांशु, ओके संकेत, वेलकम वेलकम ऑल बेटा। शाजिद, क्या बात है। तो बेटा चलो स्टार्ट करते हैं, बच्चा लोग ज्वाइन होता रहेगा। ओके, सो नाउ वी आर इन लेक्चर नंबर 5 and today's lecture name is equimolar counter current diffusion and observer concept। हम आज के इस लेक्चर को ऑब्जर्वर कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करेंगे और फ्रिक्वेंट डिफ्यूजन के डिफरेंट केसेस को देखेंगे, और उसको देखते हुए हम लोग इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन जो केस नंबर 1 है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में विथ न्यूमेरिकल्स। ये जो हमारे सामने साहब हैं, ये बहुत ही बड़े साहब हैं। इनकी वजह से ही हम आपको आज ये पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि हमने कोई जाके एक्सपेरिमेंट करके फिक्स लॉ नहीं दिया था। ये इन्हीं साहब फिक्स साहब ने 1855 में दिया था। ठीक है भाई, तो भाई सादर प्रणाम है इनको, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, साइंस के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा योगदान दिया। सो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बेटा। एज यू ऑल नो, दिस इज गौरव श्रीवास्तव सर, एजुकेटर एट गेट केमिक लर्निंग ऐप, गेट केमिक इंस्टीट्यूट, विद 12 प्लस इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज गेट केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेटर। ओके, गेट केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेटर। सो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। उसके पहले बेटा, अगर आप सेशन को रोज हर रोज एंजॉय करते हो तो बेटा अपने दोस्तों को भी चूकने मत दो यार, हेल्प करो उनकी भी, बताओ उनको कि
जो भी चीजें यहाँ चल रही हैं अभी रेवोल्यूशन ऑफर में कितनी ज्यादा कम प्राइस पर अवेलेबल हैं। 1 year in 14,000, डेफिनेटली दे विल गिव यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड। ओके, सो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाक से आप लोग बेटा आज की हेडिंग नंबर 1 अपने कॉपी पे डाल लीजिए, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन। आज इस फंडामेंटल इक्वेशन के हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आप इसके बारे में जानने वाले हो। आप देखने वाले हो कि पीछे जो हम लोगों ने एक सेकंड, एक बच्चा कुछ कह रहा है सर, चैट इज नॉट एबल्ड। अरे चैट कैसे एबल्ड नहीं होगा भाई, सभी तो चैट भेज रहे हो। एक मिनट रुक जाओ भाई, क्या लिख के आ रहा है, ट्यूटर डिसेबल्ड चैट। ये क्या हो गया भाई, गलती से दब गया क्या? नहीं यार, हमने तो डिसेबल नहीं किया है यार, हमने डिसेबल नहीं किया है। लग रहा है बेटा कुछ लफड़ा हो गया होगा, कोई बात नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। हम चैट को अभी डिसेबल कर दिए हैं सभी के लिए, और एक बार फिर से इनेबल कर दिए हैं सभी के लिए। देखो अभी हो गया ना इनेबल, सभी लोग देख लो यार। हेलो बेटा श्रेयस, हाँ डायग्राम तो बनाओगे ना, डायग्राम कहाँ है, आ गया सर, चलो अब ठीक है। वो टेक्निकल फॉल्ट हो गया होगा, हमने फिर से ऑफ करके ऑन कर दिया तो सबका, ओ इसीलिए मैसेज कम आ रहा था क्या? क्या बात है मिंकू, क्या बात है भाई, जयेश, सॉरी जय, दिव्य प्रकाश, जयंत, आर्यन, क्या बात है क्या बात है, और ढेर सारा भाई बच्चा लोग आ गया। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, सुपर भाई। हेलो बेटा जय, नमन हेलो, मिंकू हेलो, आर्यन हेलो, स्वागत है बेटा समीर, सभी का स्वागत है। एवरीवन वेलकम, एवरीवन वेलकम, एवरीवन वेलकम। ओके, वेरी वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग। वही हम सोचे कि कमेंट्स क्यों कम आ रहे हैं, चलो कोई नहीं कोई नहीं। अभी फटाक से अब लेक्चर पे वापस से आते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग लेक्चर पे अब वापस से आते हैं, ठीक है। रुक जाओ भाई, इस बच्चे ने बड़ा अच्छा काम किया, थैंक यू बेटा चेतन, आपने सारे अपने फ्रेंड्स लोगों की मदद की, ठीक है, नहीं तो सारा बच्चा कमेंट ही नहीं कर पाता, कुछ बच्चे ही कमेंट कर पा रहे थे। ओके बेटा, सो यहाँ आप देख रहे हो हमने कुछ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस लिया है। ये कुछ वैसा ही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फेज ड्रिफ्ट से मिलवाया था। आज हम आपको उसी तरीके से ऑब्जर्वर से मिलाने वाले हैं, और चीजें लगभग आपकी सेम वैसे ही होंगी जैसा आपने वहां फेज ड्रिफ्ट के केस में देखा था। तो यहां आप देख सकते हो बेटा, ये तीन तीन डायग्राम है, ठीक है। नंबर 1 में आप देख रहे हो ये जो रेफरेंस फ्रेम है, यहां से पार्टिकल आगे को बढ़ रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, अगर 0% डार्कनेस ना होना पूछ लेना दोबारा तिबारा, लेकिन आगे हमें तभी बढ़ने देना जब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो, डायमंड क्लियर हो, क्योंकि डाउट के साथ वाले कॉन्सेप्ट्स कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स जिंदगी भर याद रखते हैं अगर आपने फील भी किया हो तो, ठीक है। तो चलो यहाँ फटाफट देखो, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा सभी को। अभी यहाँ देखो, हमने इस पॉइंट पे जब देखा, ठीक है, इस पॉइंट पे देखा हमारा कोई मॉलिक्यूल था प्रेजेंट जो डिफ्यूज कर रहा था। हमारा कोई मॉलिक्यूल था जो क्या कर रहा था, जो डिफ्यूज कर रहा था। हमने मान लिया कि यहां पे एक ऑब्जर्वर साहब खड़े हैं। कौन साहब खड़े हैं बेटा? एक ऑब्जर्वर साहब खड़े हैं, और ये ऑब्जर्वर साहब जो है ना, ये ऑब्जर्वर साहब देखे जा रहे हैं उस पार्टिकल की तरफ। ये ऑब्जर्वर साहब इन पार्टिकल की तरफ देखे जा रहे हैं। केस 1 जो आप देख रहे हो, ये ऑब्जर्वर साहब आराम से मस्ती मार रहे हैं, ये आराम से मस्ती मार रहे हैं। और इस प्रकार इनको अगर कंपोनेंट आई या कंपोनेंट, चलो एक काम करो, कंपोनेंट ए ही कर देते हैं, ए बी सी डी डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि दो तीन नोटेशन ना हो, एक ही नोटेशन में आपका काम हो जाए। तो इसे चलो हम यूए 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 कर देते हैं, ताकि आप पीछे भी यूए देखते हुए आए थे, तो आप ये मत सोचो कि यार यूए यूआई अलग तो नहीं है, सेम नोटेशन में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ऑब्जर्वर ने फील किया कि हमारा जो भी वह मॉलिक्यूल है कुछ यूए वेलोसिटी से आगे जा रहा है। हमारा जो मॉलिक्यूल है बेटा वो किस वेलोसिटी से आगे जा रहा है? वो यू ए वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे केस में ऑब्जर्वर साहब मूव करने लगे खुद भी, क्या मैं भी चलूंगा, तुम चलेगा, मैं भी तेरे साथ साथ रेस लगाऊंगा, तू आगे बढ़ मैं भी चल रहा हूं धीरे धीरे। अब क्या हुआ साहब, अगर वो मॉलिक्यूल चल रहा था 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, आई रिपीट 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से,
और अगर वो आदमी भी साथ साथ में 2 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो बेटा उस आदमी को उस मॉलिक्यूल की स्पीड क्या दिखाई देगी, आप बताओगे क्या हमें? प्लीज टेल मी बेटा। अभी उस ऑब्जर्वर के द्वारा वहां पे वेलोसिटी क्या देखी जाएगी हमारे उस दिए हुए कंपोनेंट की? फटाक से बताइए आप लोग, एवरीवन बेटा जल्दी बोलिए। ऑफ कोर्स वेरी गुड बेटा आर्यन मिश्रा, बिल्कुल सही। आपको 3 दिखाई देगी ना। हाँ वही देखो यहां लिख दिया क्या, यू ए माइनस यू। क्या लिख दिया बेटा आपने यहाँ पे, यू ए माइनस यू। कब? जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था किसी मास एवरेज वेलोसिटी स्मॉल यू से। ये क्या है? ऑब्जर्वर की मास एवरेज वेलोसिटी। यही हमने कैपिटल यू से, जो पहले वी एवरेज, वी मास एवरेज, मोल एवरेज बड़ा सामने नोटेशन दिया था, उसी को अभी हमने यू और कैपिटल यू में बदल दिया। स्मॉल यू जहां रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मास एवरेज वेलोसिटी को, और कैपिटल यू कह रहा है मोलर एवरेज वेलोसिटी को। समझ रहे हो ना? तो मोलर एवरेज वेलोसिटी देखी गई तो भैया ये भी कुछ अलग डिफरेंट है, यहाँ पे फिर से कुछ डिफरेंट है। मतलब भाई इस समय साहब यहां तक पहुंचे, इसमें अलग, इसमें अलग, तो सब में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, सारे ही केसेस में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया हमारे उस मॉलिक्यूल्स के द्वारा, उस ऑब्जर्वर ने जो देखा, उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो वेलोसिटी थी, वो एक बार जब स्टेशनरी था तो उसने यूए देखा, जब वो यू वेलोसिटी से आगे जा रहा था यूए माइनस यू देखा, जब ये कैपिटल यू से जा रहा था अगर, तो उसने यू ए माइनस कैपिटल यू देखा। तो बोलो सभी को बेटा यहां तक क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर टिल नाउ? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं है ना यार? बोलो फटाक से बताओ बेटा, आई एम सीइंग योर कमेंट्स। क्रिस्टल क्लियर? चलो, तो इन सारे ही केसेस के लिए हम लिखने वाले हैं फ्लक्स इक्वेशंस। ठीक है, देखो बेटा चेतन, हमने क्या कहा है, हमने क्या कहा है, ध्यान से सुनो। ओके बेटा निशांत, देखो हमने क्या कहा है कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है और ये आगे को भाग रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी स्पीड अगर अभी यूए है और अगर साथ में अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेशनरी खड़ा था, तो अब दूसरे केस में ये आगे को जा रहा था और ऑब्जर्वर भी हमारा आगे को जा रहा था कुछ यू वेलोसिटी से और ये जा रहा था यूए वेलोसिटी से। तो अभी रिलेटिव मोशन निकालोगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस समय आपको जो डायरेक्शन वेलोसिटी फील होगी ऑब्जर्वर को, वो क्या फील होगी? वो फील होगी यूए माइनस यू की। यहाँ पे ऑब्जर्वर साहब रुके हुए थे। ठीक है, तो इस समय वेलोसिटी यूए थी, यहाँ यूए माइनस स्मॉल यू थी। जबकि नेक्स्ट केस में जब वही चीज उसने देखा कैपिटल यू के फॉर्म में मोलर एवरेज में, देखा कि भैया एक मिनट सॉरी ये स्मॉल यू ही है, ये यूए है। जब हमारे ऑब्जर्वर को आगे बढ़ाया गया कैपिटल यू वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली इस समय वो क्या फील करेगा? यूए माइनस कैपिटल यू। मीन्स ऑब्जर्वर चूंकि साथ में रन कर रहा है, चल रहा है उसके साथ, तो इस समय उसको उस मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड फील होगी। बोलो बेटा, अभी क्लियर हो गया? दो बच्चों का डाउट था, निशांत राज एंड चेतन। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। सभी को क्लियर है ना एवरीवन? आप इन सारे ही केसेस के लिए मोलर फ्लक्स या मास फ्लक्स के इक्वेशन को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हैं, चलो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाते हैं। वेरी गुड बेटा, क्या बात है, क्या बात है। तो देखो नेक्स्ट नंबर 1, हमने अपना वही पिछला एबीसी जो केस था, पहला वाला हमने केस ले लिया, हमने फर्स्ट वाला केस ले लिया। और फर्स्ट वाला केस आपका क्या था बेटा? फर्स्ट केस आपका क्या था? फर्स्ट केस आपका था रिलेटिव टू अ स्टेशनरी फ्रेम। रिलेटिव टू ए स्टेशनरी फ्रेम कह लो या स्टेशनरी ऑब्जर्वर कह लो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ये आपका है केस नंबर 1। ये है केस नंबर 1। फिर दूसरा आपने क्या देखा? आपने देखा रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू एन ऑब्जर्वर मूविंग with the mass average velocity, with the mass average velocity small u। और थर्ड केस क्या था बेटा आपका? थर्ड केस था आपका रिलेटिव टू
an observer, relative to an observer moving with the molar average velocity कैपिटल यू। ओके बेटा, इन तीनों ही केसेस के लिए अब हम लिखने क्या जा रहे हैं, हम लिखने जा रहे हैं मोलर फ्लक्स और मास फ्लक्स के इक्वेशंस। तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लिख, और हमने आपको पहले ही बताया है कि मोलर और मास फ्लक्स के लिए कुछ किताबों में सेम ही टर्म को इस्तेमाल किया गया है, कुछ में कैपिटल स्मॉल का लफड़ा किया गया है, लेकिन ऐसे कोई लफड़े को हम यहाँ नहीं करना चाहते हैं, अदरवाइज आगे के चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो सब कुछ हम सेम एक ही कैपिटल से ही डिनोट करेंगे और उस समय आगे यूनिट लिख के बताएंगे कि ये मास वाली है या मोल वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या आएगा बेटा, आपका इक्वेशन आएगा एन ए बाई ए। व्हाट इज दिस, दिस इज मोलर फ्लक्स ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो ए इंटू यू ए, जो आपने पहले भी देखा था ना, एन ए बराबर रो ए यू ए, यही तो लिखा था, और क्या लिखा था। और चूंकि यहां आपने डेंसिटी का इस्तेमाल किया है, मास डेंसिटी का, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन यही चीज आप वापस से ऐसे भी लिख सकते थे, एन ए बाई ए इक्वल्स टू, अगर यहाँ रोए के बजाय सी ए लिख देते, कंसंट्रेशन मोल पर मीटर क्यूब में, तो इस केस में, या किलो मोल पर मीटर क्यूब में, इस केस में आपका यहाँ पे क्या आता, किलो मोल हो या मोल हो, कुछ भी हो सकता है, वो एग्जाम में जो पूछेगा जो देगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। हमने फिलहाल यहाँ किलो मोल लिख दिया, तो अभी बस वो जो किलोग्राम था वो आपका किलो मोल में बदल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में जब लिखोगे, तो अभी ये हमारा वो पुराना वाला एनओए के इक्विवेलेंट आ रहा है, उस समय जो फेज ड्रिफ्ट था वही काम हमने ऑब्जर्वर से करा दिया, तो ये वही एनओए वाला आ रहा है, लगभग उसी तरह का सेम टू सेम वही चीज है। लेकिन इस समय जैसे उस समय लिखा था आपने, सेम यहां भी लिख सकते हो, एनओए बाई ए इक्वल्स टू रो ए, लेकिन आगे क्या आ जाएगा बेटा, यहां आ जाएगा यू ए माइनस यू, यही तो आपने पहले भी किया था। सिमिलरली यहां क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा एनओए बाई ए। अगर वही चीज आप मोलर एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो भैया मोलर एवरेज ले लो। और देखो, मोलर एवरेज वेलोसिटी का या मास एवरेज वेलोसिटी का, ध्यान से सुनना बेटा, मोलर एवरेज वेलोसिटी का या मास एवरेज वेलोसिटी का फाइनल जो यूनिट होती है, मास फ्लक्स या मोलर फ्लक्स से कोई डिफरेंस ये नहीं पैदा करता है। वो तो आपने बताया कि हमने बेस्ड अपॉन मास एवरेज लिया है, या हमने बेस्ड अपॉन मोल एवरेज लिया है। ठीक है, उसकी यूनिट तो स्टिल मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चाहे ये स्मॉल यू है, चाहे ये स्मॉल यू है, चाहे ये कैपिटल यू है बेटा, दोनों केस में यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगी। समझ रहे हो ना, कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा। सिमिलरली अभी यहां पे आपकी यूनिट क्या आएगी बेटा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिमिलरली यहां यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लेकिन यही चीज अगर आप वापस से लिखना चाहोगे और कहोगे नहीं नहीं मास फ्लक्स मत लिखिए सर जी, सर जी ऐसा करिए, मास फ्लक्स में मोलर फ्लक्स लिख दीजिए, तो आपका जो रोए है ना, रोए की जगह आप सी ए लिख दोगे, रोए की जगह क्या लिख दोगे, आप सी ए लिख दोगे। सिमिलरली यहां भी आपका एनओए बाई ए बराबर, यहां भी क्या हो जाएगा, सी ए यू ए माइनस कैपिटल यू। और इस समय आपकी यूनिट क्या है बेटा, यूनिट इस समय आपकी है किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है बेटा, किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो देख लो, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है आपका। ठीक है, एनओए मींस फ्लक्स ऑफ, बेटा एनओए का मतलब हो गया कि इस समय आपका ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपने देखा था पीछे, आपका फेज ड्रिफ्ट कर रहा था। समझ रहे हो, जैसे आपने पीछे देखा था आपका फेज ड्रिफ्ट कर रहा था। समझ रहे हो बेटा, तो हमने केवल नोटेशन को इसलिए वहां पे अलग कर दिया एन ए बाई ए से। एन ए बाई ए क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, और एनओ ए बता रहा है कि नहीं अभी ऑब्जर्वर स्टेशनरी नहीं है, ऑब्जर्वर अपनी वेलोसिटी कुछ यू से आगे जा रहा है। ठीक है बेटा निशान, इज इट क्लियर, इज इट क्रिस्टल क्लियर, या तीनों के तीनों ही आप सभी को क्लियर है, बोलो, ये तीनों सभी को क्लियर है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी 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 बताओ बेटा। ओके 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 फैंटास्टिक। नो बेटा, सी सी, आप क्या हमें बता सकते हो, कैन यू टेल मी बेटा, कि अभी आप लोगों ने पीछे जो मोलर एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, मोलर
एवरेज वेलोसिटी, ये आपने पढ़ा था मोलर एवरेज वेलोसिटी, याद आ रहा है ना? वेलोसिटी वही जो मोलर एवरेज वेलोसिटी, मास एवरेज वेलोसिटी, वही, अलग नहीं, कुछ अलग नहीं। तो क्या इस मोलर एवरेज वेलोसिटी कैपिटल यू को हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी बाई ए एंड होल के अपॉन में सी? बोलो, ये लिख सकते हैं? कौन कौन इससे सेटिस्फाई है कि हाँ सर आप लिख सकते हो? जो सेटिस्फाई नहीं है प्लीज बता देना, प्लीज आर लिख देना। आर का मतलब सर इसको थोड़ा खोल के समझाइए, आर का मतलब कि सर इसको थोड़ा और खोल के समझाइए, ठीक है? अदरवाइज समझ गए तो फिर सी सी लिख दो, जल्दी जल्दी। आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। क्या ऐसे हम लिख सकते हैं अपने उस कैपिटल यू को, जो हमने पीछे तमाम फार्मूला आपको डिराइव कराया था, वी मास एवरेज, वी मोलर एवरेज? तो हमको पता था, हमको जानकारी थी कि आप में से ज्यादातर बच्चा आर ही लिखेगा, लगभग सारा ही आर लिख रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो 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 देखो, ठहरो ठहरो ठहरो, इसको फर्दर आप ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल यू बराबर बेटा एन ए बाई ए। एन ए बाई ए क्या होता है? एन ए बाई ए सी ए यू ए होता है कि नहीं? बोलो भाई, प्लीज टेल मी बेटा, एन ए बाई ए सी ए यू ए होता है कि नहीं? और एन बी बाई ए, क्या एन बी बाई ए सी बी यू बी नहीं होता है? जल्दी बोलो यस और नो, जल्दी बोलो यस और नो, होता है कि नहीं होता है? जल्दी बोलो बेटा, होता है कि नहीं होता है? सी ए यू ए एन ए बाई ए और एन बी बाई ए की जगह लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो? बोलो बेटा, लिख सकते हो ना? लिख सकते हो ना? जस्ट राइट यस इन कमेंट सेक्शन एवरीवन बेटा, जस्ट राइट यस। या क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो बेटा जरा आओ, पतली गली में आओ, इधर पतली गली में आओ। याद करो कि जब आपने वी मोलर एवरेज पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या लिखा था? फॉर्मूला एक्स आई यू आई लिखा था ना? या आई बराबर 1 से n, या इसी को आगे बढ़े थे तो एक्स आई को आपने क्या लिख दिया था? एक्स आई को आपने सिंपली सी आई बाई सी इंटू यू आई लिखा था ना? या फर्दर आगे बढ़ जाओ तो समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू n सी आई यू आई एंड होल अपॉन कैपिटल सी। देखो जरा, देखो देखो, सेम है कि नहीं सेम है? क्रिस्टल क्लियर हो गया तो सी सी जल्दी से लिख दो, फटाक से लिख दो। अगर क्रिस्टल क्लियर हो गया है तो फटाफट सी सी लिख दो कमेंट सेक्शन में यार, सो दैट आगे हम लोग फटाफट बढ़ जाए। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? जल्दी बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर? मजा आ गया ना? चलो, रिवीजन करके नहीं आया था, कोई रिवीजन नहीं किया था, हम पकड़ लिए यहीं पे, कोई रिवीजन नहीं किया था, ठीक है? तो रिवीजन रोज करेंगे, ठीक है? चलिए बेटा आगे बढ़िए। नाउ नाउ आपको पता है फिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, फिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से क्या पता है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से आपको क्या पता है? आपको जे ए निकालना आता है, और जे क्या था याद है? जे हमारा एनओए बाई ए था, तो दोनों तो इक्विवेलेंट हैं, एक ही तरह की बातें बता रहे हैं। तो यहां भी जे हमारा एनओए बाई ए ही तो होगा यार, है? और ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कहता था कि साहब इसको आप लिख दीजिए माइनस ऑफ डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, और यहाँ तो माइनस को ब्रैकेट के अंदर रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखा था कि डी सी ए बाई डी जेड आपका निगेटिव आ रहा था, तो ग्रेडियंट निगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए क्वांटिटी को माइनस साइन यूज करना पड़ेगा, ठीक है? और यही इक्वेशन आपने इतिहास के पन्नों में जाओगे तो यही सारी चीजें आपको ऑब्जर्वर के बजाय इक्विवेलेंट नेचर हमने फेस को ड्रिफ्ट करा के बताया था। अब वही चीजें आपको क्यों वहां बताए? ताकि यहाँ पे सारी चीजों को आप और बेटर तरीके से समझो। अभी देखो ऑब्जर्वर वाला भी काम वही कर रहा है, तो फिर से क्या हम यहाँ वही चीज नहीं लिख देंगे कि यार सर जी ये सी ए हो जाएगा, और सी ए के साथ यहाँ पे सर यू ए माइनस कैपिटल यू हो जाएगा? बोलो बेटा, ये वही चीज है, सेम टू सेम डिट्टो है। इस इक्वेशन से किसी को कोई दिक्कत है क्या? देख लो, सेम टू सेम वही इक्वेशन है ना? सभी लोग देख लो यार, वही इक्वेशन है ना? अगर वही इक्वेशन है तो चलो थोड़ी सी एनालिसिस को हम और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी एनालिसिस को हम और आगे बढ़ाते हैं। इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये सी ए यू ए हो जाएगा, यहां पे सी ए इंटू कैपिटल यू हो जाएगा। फर्दर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो ये हमारा डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड हो जाएगा,
और ये CaUa साहब जो हैं, यही तो हमारे देखो ना कौन थे, ये कौन थे, ये Na/A थे और कौन थे भैया, देखो ना, उल्टा पलटी फिर मार दो इनको, Na/A ही कर दो वापस से। एंड माइनस माइनस Ca, ये U साहब कौन है, यही तो है पूरा U, लिख दो लिख दो लिख दो, पटक के इनकी पिटाई कर दो, पटक के पिटाई कर दो। और चाहो तो इस यू को फर्दर आप यहीं पे और सॉल्व कर सकते हो कि ये कैपिटल यू की जगह हम यानी कि यन ए प्लस यन बी बाई कैपिटल सी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी ए बटा सी और गुड़े यन ए प्लस यन बी। बोलो बेटा, सभी को क्लियर है? डाउट होगा आगे मत बढ़ने देना। ओके, डाउट होगा आगे मत बढ़ने देना, ठीक है। लिख लो, हम आपको 5 to 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। चलो हो गया, तो आओ नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बेटा। अरे अरे अरे, अभी नहीं रे बाबा, और स्लाइड मांगता, रुक जाओ भाई, थोड़ा स्लाइड वाइड ऐड कर लेने दो यार, हमको लगा था उतना पेज में हो जाएगा, बट उतने पेज में नहीं हुआ। चल भैया, दो दो स्लाइड और बढ़ा लिए, स्लाइड की कमी थोड़े ना है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, तो फर्दर इसे आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस डी, अब अलजेब्रा है, अब यहां से अलजेब्रा है, dCA/dz इक्वल्स टू Na/A, एंड यहां क्या है, माइनस Na प्लस NB गुड़े CA/C, वही चीज यहां हम थोड़ा सा यहां लिख दिए, खाली ये आगे था पीछे कर दिए, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, Na/A इक्वल्स टू Na प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बटा में ए भी होगा ना, कोई बता नहीं रहा आप में से, ये बटा ए भी है, वो छोड़ दोगे क्या, लोचा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा, ठीक है, बटा ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी बटे में आएगा ए, सो Na प्लस NB होल के अपॉन में ए इंटू CA/C and minus of DAB dCA/dz। अब ध्यान से देखो बेटा, यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, जहां Na प्लस NB टोटल फ्लो रेट को बता रहा है, ए और बी मिला के कितना होता है, तो इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और शॉर्ट में लिखना है तो लिख सकते हो कैपिटल N/A, जहां कैपिटल N क्या है, Na प्लस NB, कैपिटल N क्या है बेटा, Na प्लस NB। तो फर्दर आगे जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये N/A इंटू CA/C माइनस DAB dCA/dz। बेटा इसी को हम लोग ना जनरल डिफ्यूजन इक्वेशन कहते हैं, या फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज फंडामेंटल डिफ्यूजन इक्वेशन, दिस इज नोन एज फंडामेंटल, ये क्या है बेटा, दिस इज नोन एज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन। फंडामेंटल, अब इसके आप एप्लीकेशन देखोगे, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन। आप चाहो अगर तो इसके कई रूप लिख सकते हो, जैसे ध्यान दो बेटा, दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज Na/A इक्वल्स टू यन, ये क्या है, ये बेटा मोल फ्रैक्शन ही तो है, सो NXA/A माइनस DAB dCA/dz, बात वही है, कोई अंतर नहीं आया। और इस दिए हुए इक्वेशन में जो आपका बेटा फर्स्ट वाला टर्म आप देख रहे हो, ये वाला टर्म, ये टर्म आपको बल्क फ्लो के बारे में बताता है। ये सेकंड वाला टर्म जो है ये निगेटिव नहीं है, हाँ ये निगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ये माइनस dCA/dz भी निगेटिव है, पॉजिटिव मतलब ये ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के बारे में बताता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन।
और ये क्या है, ये आपको बताता है फ्लक्स, फ्लक्स रिलेटिव टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और चूंकि इंडस्ट्री में ऑब्जर्वर जनरली स्टेशनरी ही होता है, तो इसलिए स्टेशनरी ऑब्जर्वर के लिए ही आपको हमेशा n बाई ए कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सब कुछ सहारा हमने लिया, लेकिन फाइनल इक्वेशन देखा कितना बेहतरीन बन के आ गया। साजिद कहते हैं सर लास्ट स्लाइड स्टेप 2 को रिपीट करिए। बेटा स्टेप 2 में तो कुछ भी नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया, फिर u की वैल्यू को यहां से उठा के पुट कर दिया। ठीक है बेटा साजिद? यस बेटा नमन, अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है बेटा साजिद एंड नमन? ओके, सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? आपको Na/A क्या बता रहा है? मोलर फ्लक्स की वैल्यू बता रहा है, मोलर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और n/A आपको क्या बता रहा है कि जो भी आपका फ्लो हो रहा है वो बल्क फ्लो उसमें कितना है। और ये क्या बता रहा है? ये आपको बता रहा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन A का किस रेट से हो रहा है। ओके बेटा, इस फंडामेंटल इक्वेशन के बारे में समझ गए सारे टर्म्स। तो इसको और ज्यादा डेप्थ में देखा जाए, हम लोग थोड़ी सी और एनालिसिस करने के लिए तैयार हो? तो देखो देखो, इसे फर्दर आप और क्या लिख सकते हो? आप इसे Na/A इक्वल्स टू n/A, और CA की जगह क्या होता है बेटा? PA/RT होता है, और C बराबर होता है P/RT, बाई आर टी कैंसिल हो गया, माइनस DAB, और जो अंदर DCA है, CA की जगह PA/RT लिखोगे। और चूंकि फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर ही देखते हैं मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन में, तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर वाला टर्म बाहर आ गया। जो भी लेंथ है उसके रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही है। और यही गैस का मामला चूंकि है, तो फिर से आप इसे वापस से मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। इस बार गैस का मामला है तो आप PA/P को YA लिख दोगे। बोलो बेटा, देखा? इक्वेशन सेम है, वही इक्वेशन है, डिट्टो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड नाउ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बोलो बेटा, सभी को क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं है ना रे बाबा? फटाक से बता दो। सभी बच्चा लोग क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो बेटा, सभी को क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड? बोलो, आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? सभी को क्लियर? चलो, क्या बात क्या बात क्या बात। तो इसमें हम एक केस लगाएंगे। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ए मान लो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बी मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट सी मान लो, ये इक्वेशन फर्स्ट डी मान लो। ओवरऑल चारों इक्वेशन मिला के इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है बेटा? अभी अगर आपको एक छोटा सा केस दें इसके ऊपर लगाने के लिए, हम आपसे ये बोलें कि यार जो हमारा डिफ्यूजन हो रहा है ना, जहां ए का मामला देख रहे हैं, वहां ए बहुत कम मात्रा में है। कम मात्रा में डाइल्यूट है भाई, ए डाइल्यूट है, ए की मात्रा बहुत कम है, समझ रहे हो? तो इफ अब ये केस लगा रहे हैं, केस फाइल खोल रहे हैं, केस इफ कंसंट्रेशन if concentration of A is small, स्मॉल का क्या मतलब है कि चाहे यक से लिख लो, चाहे इसे YA के फॉर्म में लिख दो, इट इज नाउ टेंस टू 0। यही तो डाइल्यूट सिस्टम होता है बेटा, कि पूरी मात्रा में इतना कम है कि इन कंपैरिजन टू टोटल प्रेशर अगर 100 किलो पास्कल तो एक का है 0.1 किलो पास्कल। ले भैया, कोई मतलब है 0.1 का? मतलब नेग्लिजिबल ही है लगभग लगभग। तो इस तरह से नाउ अब आपके इक्वेशन क्या हो जाएंगे? पिछले वाले जानते हो, जितने इक्वेशन आपने पीछे को देखे उसके साथ क्या होगा? उसका ये पहला वाला बल्क फ्लो वाला टर्म 0 हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसा हुआ तो फिर बल्क फ्लो की वैल्यू ऐसे केसेस में होती है 0। देन
देन बल्क फ्लो जो होता है, कौन सा फ्लो बेटा, बल्क फ्लो, यह हो जाता है शून्य। बल्क फ्लो क्या हो जाता है, बल्क फ्लो हो जाता है शून्य। शून्य बोले तो जीरो, शून्य बोले तो जीरो। और ऐसे केस किए फटाफट हमारा जो इक्वेशन निकल के आता है वो क्या आता है, एन ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, या इसी को लिख सकते हो माइनस डी ए बी बाई आर टी डी पी ए बाई डी जेड। बोलो बेटा, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? फटाफट बोलो बेटा, आगे बढ़े, इन साहब को थोड़ा और डेप्थ में लेके चलें। बोलो भाई, बोलो 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 प्लीज बेटा, everyone tell me if crystal clear, then please write CC in comment section, otherwise please ask me your doubts, feel free to ask me your doubts। क्या बात है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है? अगर सभी को क्रिस्टल क्लियर है तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और बताएंगे, और उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर हम इस इक्वेशन को अप्लाई करना सिखाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ओह फिर स्लाइड खत्म, चलो यही बता देते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट है डिफ्यूजन वेलोसिटी। डिफ्यूजन वेलोसिटी, हो सकता है आपसे यह पूछ दिया जाए क्या होती है डिफ्यूजन वेलोसिटी। ठीक है, तो चूंकि ये बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स में डिफ्यूजन वेलोसिटी का जिक्र किया गया है, तो डिफ्यूजन वेलोसिटी को सिंपली आप लोग फॉर कंपोनेंट ए लिखना है तो यू ए कामा डी लिख सकते हो, और ये और कुछ नहीं है, ये वही था जो यू ए माइनस कैपिटल यू आपने लिखा था। अरे भैया ऑब्जर्वर नहीं मूव कर रहा है तो कैपिटल यू को जीरो कर दो, तो वही ना डिफ्यूजन वेलोसिटी हुई, और क्या हुआ यार, और क्या हुआ। तो इसी को डिफ्यूजन वेलोसिटी कहते हैं। इसी को फर्दर आप आगे बढ़ाओगे तो इसकी जगह लिख सकते हो आप क्या, जे ए, जे क्या है, एन ए बाई ए। ठीक है, जे ए बाई सी ए, देख लो ना, एन ए बाई ए बराबर क्या था, यू ए माइनस यू इंटू सी, बात तो वही है ना। फर्दर आगे बढ़ोगे तो जे की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस डी ए बी, माइनस डी ए बी बाई सी ए इंटू डी सी ए बाई डी जेड। देख रहे हो, तो एक और बेहतरीन इक्वेशन हमने आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाल दिया। तो एग्जाम में अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया इसमें कहाँ है डिफ्यूजन वेलोसिटी, तो डिफ्यूजन वेलोसिटी माइनस डी ए बी बाई सी ए इंटू डी सी ए बाई डी जेड रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नंबर का ये वाला प्रश्न आपसे गेट में पूछा जा सकता है। सिंपल ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा, और गेट में 1 मार्क का ये न्यू क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट सीरीज में भी मिल सकता है हमारे। ठीक है, बोलो सभी को क्लियर? बेटा यहाँ देखो, ये कुछ भी नहीं है बेटा चेतन, आपने लिखा नहीं था पीछे इस तरह से कि एन ए बाई ए, एन ओ ए बाई ए बराबर जे ए, ऐसे लिखा था ना आपने, और फिर यही एन ओ ए बाई ए को ही आपने और क्या लिखा था, सेम टू सेम यही एन ओ ए बाई ए को आपने लिखा था कि सर ये सी ए यू ए माइनस यू होता है। तो देखो वही ना, यू ए माइनस यू यहाँ लिखे हो, और ये सी ए को आप ये जे के नीचे भेज दिए हो, तो जे बाई सी ए हो गया। फिर जे की वैल्यू फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से यहाँ पुट कर दिया है, और कुछ भी नहीं है। अभी सबका एप्लीकेशन भी देखोगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। बोलो अभी ये क्लियर है कि दिस इज डिफ्यूजन वेलोसिटी? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड? बोलो बेटा चेतन, सभी सभी लोग बताओ, किसी को डाउट हो देन प्लीज आस्क मी बेटा। अगर डाउट है फटाफट पूछ दो भैया, डाउट है पूछ दो, नहीं डाउट है तो आगे बढ़ जाए, बोलो। क्या बात, क्या बात। तो बेटा अब हम देखने जा रहे हैं डिफरेंट केसेस ऑफ Fickian डिफ्यूजन, दैट मींस डिफ्यूजन हु फॉलोज फिक्स लॉ, डिफ्यूजन हु फॉलोज फिक्स लॉ। तो इसे हमने 4 भागों में इंपॉर्टेंट क्लासिफाई किया है, जिसमें नंबर 1 है आपका इक्विमोलर काउंटर करेंट डिफ्यूजन। नंबर 2 है आपका बी स्टैग्नेंट केस। नंबर 3 आएगा आपका नॉन
इक्विमोलर डिफ्यूजन, ऐसा भी लिख सकते हो कि नॉन इक्विमोलर काउंटर करंट भी होता है। तो ये उस केस में आपको बताएंगे। फिर लास्ट वन आपका आएगा इंपॉर्टेंट, ये मेन हेडिंग है, इसके अलावा सब हेडिंग भी बहुत सारी आएंगी। डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया, डिफ्यूजन थ्रू वेरिएबल एरिया। ओके बेटा, सभी को क्लियर? शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? बोलो। केस नंबर 1 को देखा जाए, लिख लिए सभी मेरे प्यारे बच्चे? चलो, आई एम वेटिंग टिल नेक्स्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, आगे बढ़ा जाए भाई। बोलो भाई, बोलो 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 भाई, सभी लोग बताओ, एवरीवन बोलो भाई। शिवांशु, शाजिद, रवि, जयंत, दिव्य प्रकाश, वैशाखी, अभिषेक, संकेत, संपत, यश जैन, जयंत रेड्डी, निशांत राज, श्रेयत गोडसे, चेतन दिलीप राव, पवन कुमार रेड्डी, आर्यन मिश्रा, मिंकू, नमन दुदेजा, समीर कांजनी, राजीव कुमार, विभाष कुमार नायक एंड ऑल, अरिशा मंडल, सभी सभी लोग बताओ, सभी को क्लियर है? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? क्या बात, क्या बात। चल बेटा, तो आजा। सर इसको नोट करेंगे क्या? सर जी इसको नोट करेंगे? नहीं बेटा, इसको नोट नहीं करेंगे, इसको नोट नहीं करेंगे, सुनेंगे। एंड इफ यू वांट टू नोट डाउन लेटर, देन पीडीएफ से नोट कर लेना, अदरवाइज दिमाग के अंदर बैठा लो। कॉलेज के लेवल में अगर डिफाइन करना हो सेमेस्टर में, तो इसके लिए हमने नोट्स भी आपका बना दिया है, ठीक है? तो अभी नोट नहीं करोगे, नोट जो लिखेंगे वो करना, ठीक है? ये सारी बातें जो समझा रहे हैं वो समझने का प्रयत्न करें, कोशिश करें, नोट करने की कोशिश मत करना, ठीक है? तुरंत पीडीएफ दे देंगे आपको, ठीक है? सो इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, काउंटर करंट का मतलब होता है बेटा कि एक इधर जा रहा है तो दूसरा उधर से इधर आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब एक लेफ्ट टू राइट जा रहा है अगर, तो दूसरा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। और इक्विमोलर का मतलब, इक्विमोलर का मतलब होता है सेम अमाउंट सेम मोल। मतलब ये है कहने का बेटा कि ए का जितना मोल इधर से उधर जाएगा, बी का उतना ही मोल उधर से इधर भी आएगा। ऐसे केसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या? इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। एक बात ध्यान रखना, इस पूरे केस में प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर हम कांस्टेंट रखेंगे, टोटल प्रेशर जो होगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हम कांस्टेंट रखेंगे, इस बात का खास ध्यान रखना, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, पहली लाइन, व्हेन द मास ट्रांसफर रेट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, व्हेन द मास ट्रांसफर रेट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर इक्वल but in opposite directions, the process is said to be equimolar countercurrent diffusion. जैसे सच अ पार्टीशन ऑकर इन द केस ऑफ अ बॉक्स विथ अ मूवेबल पार्टीशन। जैसे कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट वाले केस में कि अगर आपके पास एक बॉक्स है, या मान लो बॉक्स, चलो बॉक्स ही है, ठीक है? और यहाँ पे आपका ये एक पार्टीशन है जो अभी यहाँ पे बंद था, ठीक है? इधर अगर ए और बी दोनों अवेलेबल हैं, इधर भी आपका ए बी दोनों अवेलेबल है। इधर का टोटल प्रेशर कैपिटल पी ही है, इधर भी टोटल प्रेशर कैपिटल पी है। इस साइड को अगर साइड 1 कह रहे हैं, इस साइड को साइड 2 अगर कह रहे हैं, तो इधर का कैपिटल पी किसके बराबर होगा? ए का पार्शियल प्रेशर इधर कितना है और बी का पार्शियल प्रेशर इधर कितना है। या दूसरे साइड में भी टोटल पी ही आएगा, लेकिन अभी PA1 आपका वो नहीं रह जाएगा, या PB1 अब आपका सेम नहीं रह जाएगा। PA1 और PB2 की वैल्यू तो अलग अलग है, लेकिन सम सेम है, दैट्स वाई प्रेशर सेम है। जैसे ही पार्टीशन को रिमूव करोगे क्या होगा? ए साहब इधर अगर ज्यादा है, अगर हम कहते हैं कि PA1 आपका ज्यादा है बेटा PA2 से, तो ए साहब इधर से इधर को जाने लगेंगे पार्टीशन को रिमूव करने के बाद। वहीं अगर हम आपसे बोलें कि PB2 ज्यादा है PB1 से, होगा भी क्यों नहीं भाई? अगर PA1 ज्यादा है PA2 छोटा है, तो सेम P पाने के लिए PB2 हमारा बड़ा करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो भैया इस केस में आपका B उधर से इधर आने लगेगा, और चूंकि टोटल प्रेशर स्टिल सेम, तो जितना PB2 घटेगा उतना ही PA2 बढ़ेगा। इधर में जितना PA1 आपका घटेगा उतना PB1 बढ़ेगा, यानी कि A जितना गया B उतना आया, दैट्स
कॉल्ड इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। बोलो बेटा, ये सभी को क्लियर है? ये जो हमने आपको एग्जांपल थोड़ा सा शॉर्ट में साइड में समझाया है, क्या ये सभी को क्लियर है या फिर से समझना चाहते हो इसको बड़े में? ये बताओ, ये एग्जांपल सभी को क्लियर है ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? इसे हम आपको ग्राफ के द्वारा भी दिखा सकते हैं। देखो यहाँ हमने ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। ये क्या है? इक्विमुलर काउंटर करंट डिफ्यूजन ऑफ ए एंड बी, वेरिएशन ऑफ पी एंड पी विद पोजीशन वेयर टोटल प्रेशर इज पी। ठीक है बेटा, एक बार फिर से पवन देख लो, ठीक है। आपका इधर साइड में ए का पार्शियल प्रेशर आपका पी ए वन था, ध्यान से देखो बेटा। ए का पार्शियल प्रेशर क्या था? आपका ए का पार्शियल प्रेशर पी ए वन था, ठीक है। और बी का इस साइड में पार्शियल प्रेशर पी बी वन था। कहने का मतलब, चलो एक नए डायग्राम से आपको दिखाते हैं। मान लो आपका यह एक चैम्बर है, ठीक है, और एक ग्लास ट्यूब के द्वारा ये किसी दूसरे चैम्बर से जुड़ा हुआ है बेटा। ये किसी दूसरे चैम्बर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ए का मान लो इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्रेशर कह रहे हैं, चलो मोल के फॉर्म में देख लो। मान लो ए इधर 100 मोल है और ए इधर में आपका 10 मोल है। बी इधर में आपका कुछ 50 मोल है, जबकि बी इधर साइड में आपका कुछ 140 मोल है। तो स्टार्टिंग में सेम वॉल्यूम हमने दोनों साइड में, फिलहाल वॉल्यूम हमने सेम ले लिया है। वॉल्यूम सेम क्यों लिया? क्योंकि इन टर्म्स ऑफ मोल बता रहे हैं, तो आप फील कर पाओ कि सेम वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं और गैस है, तो यार कोई दिक्कत की बात नहीं, प्रेशर सेम ही होगा, समझ सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम चेंज का एग्जांपल भी हमने आपको बताया था। तो वॉल्यूम चेंज जब होगा तब उस समय आपका उसी रेशियो में, जैसे अगर इसे दोगुना वॉल्यूम इधर आप कर दोगे तो ए आपका क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बी आपका 280 हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बट स्टिल आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि जब आपने वॉल्यूम डबल किया तो मोल्स भी इधर में डबल हो गए। इधर वी वॉल्यूम में 150 मोल, इधर 2 वी वॉल्यूम में 300 मोल, तो बात तो एक ही पड़ी ना, प्रेशर दोनों साइड में सेम आएगा। तो कंफ्यूजन को हटाने के लिए सेम वॉल्यूम हमने कर दिया। हमने रास्ते से जैसे ही यहाँ से पार्टीशन को हटाया, क्या होगा जानते हो? फटाफट कंसंट्रेशन डिफरेंस को खत्म करने के लिए डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों साइड में जो गैसेस आपकी हैं, दोनों साइड में जो आपकी गैसेस हैं, वो क्या होंगी? ए साहब इधर से उधर जाएंगे, और कब तक जाएंगे? ये जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। ए इधर से उधर जाएंगे और बी साहब उधर से इधर 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 आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे। अब ए कितना उधर जाएगा? देख लो, टोटल 110 है, यानी कि कुल मात्रा ए की इधर से इधर में 45 जाएगी। लो भैया, 55 55 इधर भी 55 हो गया ए, और 10 और 45 इधर भी हो गया 55 ए, और टोटल आपका 140 और 50 190 भी हुआ। 190 का आधा 95 होता है, यानी कि 140 जो आपका है इधर से 45 भी इधर जब आएगा तभी ना 50 और 45 आपका यहाँ पे 95 भी होगा। और यहाँ पे जब 45 इधर चला गया तो बी कितना बच गया? आपका 95 भी रह गया। टोटल स्टिल देख लो, 95 और 55 150, 95 और 55 150। इसी को कहते हैं इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ बेटा? क्या अभी ये क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों? क्या अभी ये क्लियर हो गया है? क्रिस्टल क्लियर? इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। क्लियर? आगे बढ़ा जाए? चलो, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, क्या बात। अभी इस डायग्राम को भी देख सकते हो बेटा, इस डायग्राम को भी आप देख सकते हो। इसमें लीनियर वेरिएशन होता है, ठीक है, इसमें लीनियर वेरिएशन आपका होता है। इसे अभी आप इक्वेशन के द्वारा भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वही हमने दिखाया कि यहाँ पी ए वन कुछ इतना था, दूसरे साइड में पी ए टू की वैल्यू कम थी, इसलिए आपका ए का जो ट्रांसफर था, देख लो, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, ठीक है। क्यों लेफ्ट टू राइट हो रहा है? क्योंकि जो हमारा पी ए वन है ये बड़ा है पी ए टू से। वहीं पी बी टू के बारे में देखोगे तो पी बी टू साहब क्या है? आपके इधर में ज्यादा है, आपका पी बी टू बड़ा है पी बी वन से, इसलिए बी आपका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ हो रहा है? लेफ्ट टू राइट हो रहा है। और दोनों का समेशन हमेशा दोनों साइड का टोटल प्रेशर पी ही रहेगा, देखो, ठीक है। और इस साइड में पी में से जब पी ए वन घटाओगे तो ये डिस्टेंस क्या शो करेगा? पी बी वन शो करेगा। इधर पी में से पी बी टू घटाओगे तो ये डिस्टेंस क्या शो करेगा? पी ए टू शो करेगा। कैसे हमने बताया? ये देखो, यहाँ से देख लो, पी माइनस पी ए वन बराबर पी बी वन, और पी माइनस पी ए टू बराबर पी बी टू। बोलो, सभी को क्लियर है? ग्राफ भी, ग्राफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, नथिंग प्रेजेंट स्पेशल इन दिस ग्राफ। ओके, तो सभी को क्लियर?
आगे बढ़ सकते हैं। शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड। चलो, एक प्रोसेस होता है बेटा डिस्टिलेशन। क्या होता है? डिस्टिलेशन। आई रिपीट, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम क्या है? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता दें। यह एक ऐसा यूनिट ऑपरेशन है, इट इज एन यूनिट ऑपरेशन, it is an unit operation in which separation of liquid takes place based on difference in their बॉइलिंग पॉइंट कह लो या उड़ने का गुण वोलेटिलिटी कह लो। तो ये सब अभी आपको आगे हम डिटेल में बताएंगे, या वेपर प्रेशर कह लो, डिस्टिलेशन में डिटेल में पढ़ोगे। इसके अंदर में जो दो फेजेस आपके आपस में आते हैं वो लिक्विड और वेपर। लिक्विड लिक्विड करते हो, लेकिन लिक्विड और वेपर के बीच में आपका क्या होता है? मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, मास ट्रांसफर कैसे टेक प्लेस होता है। ये ठहरी आपकी लिक्विड, ये कौन है भैया? लिक्विड है। और ये नीचे से जा रहा है साहब वेपर। दोनों की मुलाकात हो गई, दोनों की मुलाकात हो गई। दोनों ने कहा चल कुछ मास का ट्रांसफर कर लेते हैं, मास का ट्रांसफर कर लेते हैं। जो लिक्विड ऊपर से आ रही थी नीचे, इसमें आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला जो था, हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला, इसकी वैल्यू ज्यादा थी, मोर था। जो वेपर आ रहा था नीचे से ऊपर, इसमें आपका लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला ज्यादा था। भाई नीचे से बॉयल करके वापस भेज रहे हैं तो ज्यादा उड़ेगा कौन? जल्दी वही उड़ेगा ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो। और ऊपर कंडेंस करके जब भेज रहे हो मान लो, तो भाई ज्यादा नीचे जैसे से बढ़ेगा ज्यादा कौन आएगा? कंडेंस होके, सीधी सी बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। लिक्विड जो नीचे जा रही है उसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला और लेस। हमने ऐसा एक टाइपिकल केस ले लिया, एक टाइपिकल केस हमने ले लिया, मान लो ऐसा है। तो अभी क्या होगा जानते हो? जैसे ही ये संपर्क में आएगा, जैसे ही ये संपर्क में आएगा, आपका आपका इसमें इसमें मास ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। रुको, इसको ऐसे देखने के बजाय, अभी कंफ्यूज कर जाओगे आप, क्योंकि प्लेट टू प्लेट चेंज हो जाता है ना। फीड प्लेट के नीचे कुछ और, फीड प्लेट के ऊपर कुछ और। तो इसको आप ऐसे समझो, ए बी के फॉर्म में समझो, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, क्योंकि डिस्टिलेशन आपने पढ़ा नहीं है। तो बेटा यहाँ पे ए होगा और यहाँ बी होगा, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी बी होगा। मान लो यहाँ पे ए लो है, बी हाई है, यहाँ पे ए आपका हाई है, बी लो है। अब क्या होगा? आपस में मिलेंगे, ये मिलेंगे तो इनके बीच में लेटेंट हीट का आदान प्रदान होगा, और कुछ पार्ट कंडेंस करेगा लिक्विड का, लिक्विड का कुछ पार्ट वेपोराइज करेगा, और वेपर का कुछ पार्ट कंडेंस करेगा। इसका कुछ पार्ट क्या करेगा? वेपोराइज कर जाएगा, और इसका कुछ पार्ट क्या करेगा? कंडेंस कर जाएगा। और कंडेंस करने के बाद से क्या होगा? अब इस वाले लिक्विड में ये कंडेंस वाला लिक्विड वेपोराइज होने के बाद निकल जाएगा साथ होके। उसी प्रकार यहाँ पे इस वाले वेपर में ये वाला वेपर मिलके साथ ऊपर में निकल जाएगा। इस दौरान हुआ क्या जानते हो? इस दौरान आपका जब लिक्विड और वेपर कांटेक्ट में आया, तो वेपर के कुछ पार्ट लिक्विड को ट्रांसफर हुए, और लिक्विड के कुछ पार्ट वेपर को ट्रांसफर हुए। तो सपोज करो वेपर ने अगर ए ट्रांसफर किया लिक्विड को, और लिक्विड ने बी ट्रांसफर किया वेपर को, तो दोनों ही ट्रांसफर में लैम्डा लैम्डा आए होंगे। एक को लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन चाहिए होगी, एक को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए होगी। तो अगर आपका लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो गया ना, तो एक बात फिक्स हो गई कि भाई साहब जितना ए इधर से उधर गया होगा, उतना ही बी भी आया होगा। जितना ए गया होगा उतना ही बी भी आया होगा। लो भैया, फिर से हो गया काउंटर करंट, और साथ में क्या हो गया बेटा? इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। बोलो, समझ में आया ये एग्जांपल डिस्टिलेशन वाला? हमने उसी को यहां आपके लिए लिख भी दिया है, देखो क्या लिखा है हमने। व्हेन द मोलर लेटेंट हीट्स ऑफ टू कंपोनेंट्स आर द सेम, then happens equimolar countercurrent diffusion at any point in the column. A falling stream of liquid
is brought into contact with a rising stream of vapor। हमने कहा किसी भी पॉइंट पे कॉलम में जो आपकी लिक्विड ऊपर से नीचे को गिर रही है वो ऊपर राइज करते हुए वेपर के कांटेक्ट में आती है, with which it is not in equilibrium, जिसके साथ अभी ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, मतलब अभी ये आपस में मास ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगी। इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब बोथ साइड में कंसंट्रेशन आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, द लेस वोलेटाइल कंपोनेंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वेपर टू द लिक्विड। अब जो लेस वोलेटाइल है वो क्या होगा? लेस वोलेटाइल हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला वो जल्दी कंडेंस कर जाएगा, तो वह वेपर में से निकल के लिक्विड में घुस जाएगा, और लिक्विड में जब ये घुसेगा, जब ये लिक्विड में घुसेगा तो सीधी बात है लिक्विड में उतनी एनर्जी जा रही है, कंडेंस हुआ तो कंडेंस वाली जो एनर्जी थी लिक्विड को मिली। अब लिक्विड के अंदर मौजूद जो आपका मोर वोलेटाइल कंपोनेंट होगा वो वेपराइज होके वेपर के साथ मिल जाएगा। वो यहाँ क्या लिखा है देखो, एंड द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज ट्रांसफर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। If the molar latent heats of the components are equal, the condensation of a given amount of less volatile component releases exactly the same amount of latent heat required to volatilize the same molar quantity of the more volatile component. Thus, at the interface and consequently throughout the liquid and vapor phases, equimolar countercurrent diffusion is taking place. इतना लंबा थ्योरी आपको यही समझाया जो यहाँ पे हमने लिखा है। बोलो बेटा, सभी को क्लियर? सभी को क्लियर बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर? हमने ये बताया बेटा कि यहाँ पे जो आपका एन ए है गुड़े लैम्डा ए, ये जो भी आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड आपके एन बी इंटू लैम्डा बी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो बेटा चेतन? क्योंकि जब तक आपका लैम्डा ए लैम्डा बी बराबर नहीं होगा तब तक एन ए एन बी बराबर नहीं होगा। एन भाई अब यहाँ देखो ना, अगर हमने ये बराबर कह दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा और फटाक से एन ए बराबर एन बी नहीं हो जाएगा। मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन अलग है, अलग डायरेक्शन के लिए यहाँ एन ए बराबर माइनस एन बी लिखते हैं इक्वेशन के अंदर, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो एक डायरेक्शन हम निर्धारित कर दे कि यही जेड डायरेक्शन है, तो एक के लिए अगर वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बनेगा, दूसरे के लिए वो निगेटिव जेड डायरेक्शन बन जाएगा। वो सब बातें आगे डिस्कस करोगे। ठीक है, सो अगर आपका लैम्डा ए बराबर लैम्डा बी है, सो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका एन ए बराबर एन बी हो जाएगा। बोलो बेटा, चेतन क्लियर है आपको? तो अभी फिलहाल आप इतना अपने दिमाग में बैठा लें बेटा कि अगर डिस्टिलेशन के टाइम में अगर कोई दो लिक्विड और वेपर फेज आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो लिक्विड फेज से अगर कोई निकल के वेपर में जाता है, आराम से एक बार फिर सुन लो, अगर लिक्विड से निकल के कोई वेपर में जाता है, ऐसे देखो, अगर ये आपका लिक्विड है, ठीक है, अगर ये लिक्विड है और ऊपर में वेपर है, तो लिक्विड से निकल के अगर कोई वेपर में जा रहा है तो इसको चाहिए, मान लो यहां से ए जा रहा है, ठीक है, तो इसको चाहिए क्या? लेटेंट हीट चाहिए, यानी कि लैम्डा ए लेके ऊपर जाएगा, हर एक मोल को लैम्डा ए चाहिए। ठीक है, और ये लैम्डा ए लेके जा रहे, लैम्डा ए मिला कहां से इसको? ठीक उसी समय वेपर में आपका जो बी था वो साहब अंदर घुस गए। जब ये अंदर घुसे तो इन्होंने लैम्डा बी अंदर दे दी। तो अगर लैम्डा ए लैम्डा बी बराबर हो गया तो भैया जितना निकलेगा उतना ही अंदर घुसेगा, क्योंकि एक मोल के लिए लैम्डा ए चाहिए होता है और यहाँ एक मोल के लिए लैम्डा बी चाहिए होता है। तो भैया यहाँ लैम्डा ए ही हीट इसे मिली थी, लैम्डा बी मिली और ये निकल गया, एक गया एक निकला, मतलब साफ था कि इसने वेपर ने जितना लिक्विड को दिया, लिक्विड ने अपने अंदर मौजूद ए मॉलिक्यूल को उतना देके उड़ा दिया। तो लेटेंट हीट दोनों की बराबर होगी तभी तो बेटा आपका ये इक्विमोलर संभव होगा। बोलो, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा कि अगर लैम्डा ए बराबर लैम्डा बी होगा तभी आपका जो एन ए है वो एन बी के बराबर आएगा। बोलो बेटा, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? अभी क्लियर हो गया? चेतन कह रहे सर लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कैसे ट्रेवल होता वेपर टू लिक्विड? लेस वोलेटाइल कंपोनेंट बेटा कंडेंस हो जाता है, वहां पे मास ट्रांसफर होता है ना, चूंकि वेपर वाले में और लिक्विड वाले जब आपका कंपेयर करते हैं तो लेस वोलेटाइल लिक्विड में वेपर में ज्यादा था, तो वेपर से लिक्विड साइड में भागना चाहा वो, वेपर से क्या हुआ? लिक्विड साइड में भागना चाहा, तो जब वेपर से लिक्विड साइड में भागा तो लिक्विड में गया और लिक्विड के अंदर जाके कंडेंस हो गया। अब कंडेंस हुआ तो लिक्विड के पास एनर्जी बढ़ गई, ये एनर्जी लिक्विड के अंदर मौजूद जो आपका लेस वोलेटाइल कंपोनेंट था वो ले लिया और वो उड़ गया। और अगर एक को कंडेंस करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए एक मोल, दूसरे के एक मोल को उड़ने के लिए भी उतनी ही ऊर्जा चाहिए, तो डेफिनेटली जितना अंदर घुसेगा उतना ही अंदर से बाहर निकल पाएगा। दैट्स इक्विमोलर। इज इट क्लियर बेटा चेतन? बोलो, अभी क्लियर हो गया?
अभी सभी को क्लियर है तो बोलो बेटा, शैल वी मूव फॉरवर्ड? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बताओ एवरीवन। बेटा प्लीज टेल मी, इज इट क्रिस्टल क्लियर? यस बेटा, यस बेटा निशांत, यस वेरी गुड। हीट ऑफ वेपोराइजेशन हीट ऑफ कंडेंसेशन की जब बराबर होगी तभी आपका ऐसे केसेस में इक्विमोलर डिफ्यूजन का आएगा। अदरवाइज अगर लैम्डा ए लैम्डा बी बराबर नहीं है, जो अभी आगे पढ़ाएंगे नॉन इक्विमोलर वाले केस में, देखोगे लैम्डा ए अलग है लैम्डा बी अलग है, बस हो गया भैया, नॉन इक्विमोलर केस हो गया। इक्विमोलर के केस में लैम्डा ए लैम्डा बी दोनों बराबर आएगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत बहुत खूब बेटा। तो चलो अभी इसकी हम लोग और डिटेल एनालिसिस करते हैं और मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। अभी हम लोग इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, स्लाइड थोड़ी बढ़ा दें, क्योंकि एक पेज में तो नहीं होगा, फिर न्यूमेरिकल भी लगाना है। अभी जो न्यूमेरिकल आपको दिखा बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है। वेट बेटा, जस्ट गिव मी फ्यू मोर सेकेंड्स। चलो भैया, ओह कहाँ चले गए, हाँ ये रहा। चलो, तो अभी हम लोग इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करने वाले हैं बेटा। क्या करने जा रहे हैं इसकी हम लोग? मैथमेटिकल मॉडलिंग। किसी को डाउट हो बेटा, फील फ्री टू आस्क मी, आई रिपीट अगेन 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 एंड अगेन। सो बेटा, एज वी नो बाय फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन, ये क्या है? फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ डिफ्यूजन। हमें पता है, क्या पता है बेटा, कि जो एन ए बाई ए होता है ये बराबर होता है यन इंटू वाई ए बाई ए माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड के। जहां हमने दो अलग अलग चैम्बर्स ले लिए हैं बेटा, जो किसी एक ट्यूब के द्वारा, जिस ट्यूब की कुल जो लेंथ है वो जेड है, इसके द्वारा दो अलग अलग आपके चैम्बर्स जो हैं आपस में कनेक्शन में है। ठीक है, दो अलग अलग चैम्बर आपस में कनेक्शन में है, जहां एक साइड में ये दोनों चैम्बर्स आपके जो क्लोज हैं और इन दोनों के अंदर बेटा टोटल प्रेशर पी ही है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, यहाँ भी टोटल प्रेशर पी, टेम्परेचर टी है, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इधर साइड में ए का पार्शियल प्रेशर कुछ Pa1 है, जबकि इधर में ए का पार्शियल प्रेशर Pa2 है, इधर में बी का पार्शियल प्रेशर Pb1 है, इधर में बी का पार्शियल प्रेशर Pb2 है। सो यहाँ पे Pa1 आपका बड़ा है, Pa1 आपका Pa2 से बड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ आपका Pb2 बड़ा है Pb1 से। जबकि टोटल प्रेशर जो आपका है ये दोनों साइड में सेम है। अगर एक साइड देखोगे तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू टोटल प्रेशर। या इसी कैपिटल पी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, Pa2 सॉरी ये आपका Pb1 होगा ना जी, एक सेकंड इसको सही कर लो यार, Pa1 प्लस Pb1 या Pa2 प्लस Pb2, Pa1 प्लस Pb1, Pa2 प्लस Pb2। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ना ये? तो इसमें हमें निकालना है कि भाई साहब जो ए या बी जा रहा है उसका रेट क्या है या फ्लक्स क्या है। हम जानना चाहते हैं कि इधर से इधर में जो ए जा रहा है या इधर से इधर जो हमारा बी आ रहा है, एन ए या एन बी की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, तो सभी लोग ध्यान दें, सभी लोग ध्यान दें। अगर ये केस इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन का है ना, ये किसका केस है? इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन। सो फॉर इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन, जो आपका बेटा एन होता है ना, ये एन बी के बराबर होता है।
ये क्या होता है, एन बी के बराबर होता है। लेकिन यहां एक माइनस साइन हमें लगाना पड़ता है, बिकॉज एन ए जिधर जा रहा है एन बी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। एन ए जिधर जा रहा है एन बी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। सो इस प्रकार अगर ऊपर दिए हुए इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन एक मान रहे थे, तो फिर से इस इक्वेशन एक को क्या लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन वन। बाई इक्वेशन वन आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो बेटा, एन ए बाई ए इक्वल्स टू, एन की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, एन की जगह लिख सकते हो आप एन ए प्लस एन बी, यही तो एन था ना, एन ए प्लस एन बी। चलो, तो एन ए की जगह क्या लिख दें, माइनस एन ए, एन ए की जगह क्या लिख दें, माइनस एन बी और प्लस एन बी, एंड होल अपॉन में ए इंटू वाई ए माइनस डी ए बी इंटू डी सी ए बाई डी जेड। इस प्रकार आप देख सकते हो बेटा, ये टर्म कैंसिल हो गए, फर्स्ट वाले टर्म को जीरो कर दिया और आपको एक बेहतरीन इक्वेशन मिल गया, एन ए बाई ए इक्वल्स टू माइनस डी ए बी डी सी ए बाई डी जेड, जो सिंपली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप। अगर कंसंट्रेशन के फॉर्म में ही निकालना चाहते हो, पढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे, नोट कर लो भैया, 5 सेकंड और ले लो। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए बाई ए रीअरेंज करें, लिमिट लें और इंटीग्रेट कर दें बेटा। ओके, और इधर में क्या था, माइनस ऑफ डी ए बी इंटू डी सी ए। इधर देखो कुछ और है क्या, साथ में कुछ भी नहीं है, बस डी सी ए ही बेचारा अकेला है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन जब z बराबर जीरो था, कैसे ले रहे हैं, क्योंकि मेन हम ए कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इससे पॉजिटिव z डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा z बराबर जीरो है, यहाँ पे z बराबर हमारा कुछ z है, क्योंकि z ही हमने मान लिया है। ठीक है, अभी फर्दर आगे बढ़ोगे आप, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर Pa1 है, तो Pa1 पार्शियल प्रेशर, तो Pa बाई आर टी कर दोगे तो कंसंट्रेशन को Ca1 मान लेते हैं इस चैम्बर में, और इधर के चैम्बर में कंसंट्रेशन को Ca2 हो जाएगा, Pa2 बाई आर टी। भाई Ca1 या Ca2 क्या है, Ca1 हमारा है Pa1 बाई आर टी, आर टी तो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Ca2 आपका हो जाएगा Pa2 बाई आर टी। ओके बेटा, सो यहाँ जब जीरो है जहाँ, वहाँ कंसंट्रेशन Ca1 है, और जब आपका लेंथ जेड पे जा रहे हो तो कंसंट्रेशन Ca2 हो जा रहा है। फर्दर आगे बढ़ोगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, एन ए बाई ए, और जेड आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जेड माइनस जीरो। ठीक है सर, हाउ मेनी एजम्पशंस वी हैव टेकन फॉर एक्यूमुलर वेट। बेटा अभी आपको बता देते हैं आपके प्रश्न का जवाब, बस 20-30 सेकंड रुक जाइए, इस डेरिवेशन को पूरा कर लें। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डी ए बी, और फर्दर आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी ए, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और देख सकते हो Ca1 आपका बड़ा था ना, तो फर्दर आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, एन ए बाई ए इक्वल्स टू डी ए बी बाई जेड, और यहाँ फर्दर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, Ca1 माइनस Ca2, एंड दिस इज बेटा आवर फाइनल इक्वेशन। This is our final equation in terms of concentration. To know what is the rate of mole transfer. This is final equation in terms of concentration. ओके, सो बेटा निशांत ने पूछा है कि सर हमने यहाँ क्या एजम्पशंस लिया, तो बेटा यहाँ आपका एजम्पशन केवल इतना है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टोटल प्रेशर भी दोनों ही साइड में आपने सेम रखा हुआ है, वो भी चेंज होगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ कोई ऐसा स्पेशल वाला एजम्पशन नहीं है जो आपने यहाँ लिया हो और जिसको यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि आप जब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन पढ़ ही रहे हो तो स्टार्ट में ही आपको क्लियर हो गया था कि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन के केस में हम लोग टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट रख के चलेंगे। अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज होगा तब भी कहानी चेंज हो जाएगी, प्रेशर भी अगर दोनों साइड चेंज हुआ तब भी जो आपने एन ए बाई ए की वैल्यू यहाँ निकाली है वो डिफरेंट आ जाएगी। तो हमारा एजम्पशन के रूप में आप केवल ये कह सकते हो कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कॉन्स्टेंट
इन बोथ साइड्स। ओके बेटा निशांत, इज इट क्रिस्टल क्लियर बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर? सो ये आपका हो गया बेटा इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अभी आप इसे और आगे बढ़ा सकते हो, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसके लिए क्या करोगे, सिंपली इसे ही आप आगे बढ़ा दोगे और देखोगे तो आप Na/A लिख सकते हो इक्वल्स टू DAB। अगर ये गैस का मामला है तो Ca1 की जगह क्या आ जाएगा बेटा, Ca1 की जगह आ जाएगा आपका Pa1/RT, और यहाँ पे आपका आ जाएगा Pa2/RT। फर्दर आगे बढ़ोगे आप तो जो आपको मिल जाएगा Na/A इक्वल्स टू DAB अपॉन RTZ, और अभी यहाँ हो जाएगा बेटा Pa1 माइनस Pa2। बोलो बेटा सभी को क्रिस्टल क्लियर? सभी को क्रिस्टल क्लियर बेटा? ये क्या हो गया आपका, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। बोलो बेटा सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अभी क्लियर है बेटा निशांत? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर नाउ बेटा? और एनी डाउट, इफ एनी डाउट बेटा फील फ्री टू आस्क मी अगेन, नो प्रॉब्लम। बोलो भाई सभी को क्लियर? बीच में बफर हो गया था थोड़ी देर, अभी सही चल रहा है ना? अरे इंटरनेट ही है, क्या करोगे, कभी कभी इंटरनेट ऊपर नीचे हो जाता है एक आध सेकंड के लिए। क्रिस्टल क्लियर? चलो बहुत अच्छे, शानदार। ओके, तो अभी हम लोग यानी कि अब आगे बढ़ के प्रॉब्लम्स को लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स को लगाने के पहले हम दो इक्वेशन और लिखना चाहते हैं। अभी हमने एक इक्वेशन प्राप्त किया, वो क्या प्राप्त किया बेटा, फिर से यहाँ देखें, सभी लोग देखिए, फिर से देखिए, यहाँ बफरिंग हो रही है अभी बेटा, मेरे में तो नहीं हो रही है, हम भी देख रहे हैं सामने स्मूथ चल रहा है। किसी को बफरिंग हो रही है क्या? क्रिस्टल क्लियर? एक बार सीसी लिख दो सभी लोग यार, प्लीज राइट सीसी इन कमेंट सेक्शन बेटा एवरीवन, अगर सही आ रहा है, स्मूथ चल रहा है, सही चल रहा है। ओके बेटा, ओके, एक बार बेटा नेट चेक कर लेना जिसका गड़बड़ हो रहा था, ठीक है? तो अभी आपने एक इक्वेशन देखा बेटा, वो पाया Na/A, एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू DAB/Z, और यहाँ क्या था, यहाँ था Ca1 माइनस Ca2। हम इसमें क्या कर रहे हैं, बटा सी और यहाँ मल्टीप्लाई सी कर दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? या जो दूसरा इक्वेशन हमारा था बेटा, वो क्या था, Na/A इक्वल्स टू DAB/RTZ, और अंदर में जो आपका था बेटा Pa1 माइनस Pa2, हम यहाँ पे भी बटा पी यानी कि टोटल 1/P, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय पी कर दिया। कोई फर्क इक्वेशन पे पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लास्ट स्लाइड देखोगे, देख लो, हो गया बेटा, देख लिया? ओके, अभी यहाँ ध्यान दो, फर्दर हम और आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हो जो आपका Ca1/C है, ये और कुछ नहीं है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिखना हो तो Na/A, दैट बिकम्स इक्वल्स टू DAB/Z, DAB इंटू C/Z, और अंदर में क्या आ जाएगा, अंदर में आ जाएगा Xa1 माइनस Xa2। ले बेटा, मजा आ गया। मतलब ये कुछ है नहीं, सिंपल, थोड़ा सा दिमाग लगाया और देख रहे हो इक्वेशन है इक्वेशन, एक ही चीज या 50 तरीके से, ठीक है? पी गैस है तो चलो y लिख दो, Ya1 माइनस Ya2, देख रहे हो? और हो भी ना क्यों, देखो P/RT तो C होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर?
ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो बोलो सारे इक्वेशन सभी बच्चा लोग को क्लियर हैं? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? इसे इक्वेशन 2a मान लो, इसे 2b मान लो, इसे इक्वेशन 2c मान लो, इसे इक्वेशन 2d मान लो। तो 2abcd क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ मोल ट्रांसफर पर यूनिट एरिया और जस्ट रेट ऑफ मोल ट्रांसफर फॉर इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन केस। बोलो बेटा सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? लास्ट में बेटा हमने कुछ भी नहीं बताया, यहाँ पे हमने आपको बस ये कहा बेटा कि ये CA1 के जगह, ये CA1 फटाफट देख लो एक बार फिर से, ये पीछे आते हैं हम लोग। हमने ये फंडामेंटल इक्वेशन डिफ्यूजन लिखा, इसके बाद एन ए बराबर माइनस एन बी पुट करने से पहला वाला पार्ट आपका यहाँ खत्म होके जीरो हो गया। फिर आपने जो भी ये था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा था वेरिएबल सेपरेबल टाइप, फर्दर आप आगे बढ़ गए और आपने इसे सेपरेट कर दिया और फटाफट इंटीग्रेट करके लिमिट पुट की, आपने ये इक्वेशन प्राप्त कर लिया इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। और CA1 क्या था? PA1/RT था, तो CA1 की जगह P1/RT रख दिया, यहाँ CA2 की जगह PA2/RT रख दिया, RT बाहर कॉमन ले लिया तो DAB/RTZ PA1 - PA2 हो गया इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। फर्दर आगे बढ़े, उन्हीं दोनों इक्वेशन को लिया और कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई और कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिया। यहाँ प्रेशर से मल्टीप्लाई और प्रेशर से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस प्रकार PA1/P PA2/P क्या हो गया? YA1 माइनस YA2 और CA1/C XA1 CA2/C XA2। इस प्रकार आपने सेम वही इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन भी लिख लिया। और जो ये P होता है P/RT, ये क्या होता है? यही तो C होता है। तो अगर आप ऊपर वाले में भी सीधे C बराबर P/RT रख दो तो आपका काम हो जाएगा। वही इक्वेशन, मतलब एक ही चीज घूम फिर के आप तरह तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है बेटा? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये 2D इक्वेशन नंबर हमने कहा कि इक्वेशन 2D, इक्वेशन 2C, इक्वेशन 2A, इक्वेशन 2B, ये सारे के सारे एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, अलग अलग टर्म्स में बता रहे हैं, लेकिन सबने एक ही बात बताई। यू आर वेलकम बेटा निशांत, वेरी गुड, समझ गए, थैंक यू, क्या बात है भाई, यानी कि फर्स्ट क्लास समझ में आ गया। तो आगे बढ़े, क्या न्यूमेरिकल लगाने को तैयार हो? बोलो, आर यू रेडी टू सॉल्व ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल्स बेटा? भाई शाखी आप तो कुछ बोलते ही नहीं हो बेटा। संकेत, यस जैन भी कुछ नहीं बोलता है, पवन कुमार रेड्डी, श्रेयस गोत्से, आर्यन मिश्रा, नमन दुदेजा। अरे बेटा सभी लोग कमेंट किया करो, अरीशा मंडल, सभी लोग कमेंट किया करो, सभी लोग एक्टिव रहो। अभिषेक आप भी बेटा, एवरीवन एवरीवन, ओके। चलो चलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चेतन, अभिषेक, निशान, जयंत, अरीशा, विभा, समीर, सभी को क्रिस्टल क्लियर? नमन, आर्यन, पवन, श्रेयस, यस, जैन, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? संकेत, बैसाखी एंड ऑल, बोलो भाई, दिव्य प्रकाश, रवि, जयेश, जयंत, जय, साजिद, शिवांशु, एवरीवन, सभी को क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट नहीं? क्या बात है, क्या बात है। चलो भाई, चलो 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 चलो, आगे बढ़ जाते हैं फिर। तो एक बेहतरीन वाला न्यूमेरिकल आपके सामने, अरे न्यूमेरिकल ज़्यादा पीछे चला गया क्या? हाँ ये रहा यहाँ। ये न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल हम लोगों ने लगाए थे, प्रॉब्लम 1 प्रॉब्लम 2, और अभी प्रॉब्लम 3 4 5 इसके अंदर में ही है। ये है प्रॉब्लम नंबर 3 जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है प्रॉब्लम नंबर 4 जो आप यहाँ देख पा रहे हो, ये है प्रॉब्लम नंबर 5 जो आप यहाँ देख पा रहे हो। तो बेटा इसको थोड़ा पढ़ेंगे आप लोग, और इसके लिए आपको हम कुछ समय दे देते हैं, 1 मिनट का। आप पहले पढ़ लो, इसके डेटा को एक्सट्रैक्ट करो, फिर हम आपको ये समझाते हैं कैसे लगाओगे। ठीक है? चलो सभी लोग आराम से देख लो, एवरीवन। 1 मिनट का समय आपके पास है, मस्त वाला, लगाओ। देखो क्या मामला है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ आज हम लोग फिर गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स कर लिया जाएगा।
पढ़ लेना तो एक बार डन लिख देना कमेंट सेक्शन में। डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो, आप वैसे लगा भी सकते हो इसके स्टार्टिंग के पार्ट को, बहुत आसान है। अगर आपने फंडामेंटल्स को समझ लिया जो भी आपको बताए, तो ये सब मतलब इतने इजी हैं कि पूछो मत यार, बहुत ही ज़्यादा है आसान। डायग्राम बना लिया आप लोगों ने इसका, कहाँ से क्या हो रहा है? चलो भाई, हमने भी डायग्राम बना दिया। ये लो भैया, ये आपके सामने बेहतरीन डायग्राम आने वाला है। वेट, चलो सभी लोगों ने बना लिया बेटा? कुछ ऐसा आया है क्या आपका? इस तरीके से ड्रॉ किया सभी ने? देखो यही हो रहा है ना, सब कुछ जो ऊपर हो रहा है डायग्राम में जो हमने आपको दिखाया, एवरीथिंग सेम टू सेम। ऊपर के दिए हुए क्वेश्चन को पूरा का पूरा हमने यहाँ नीचे के डायग्राम से आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया है। यू कैन सी। ओके बेटा, चलो तो अब हम लगाना स्टार्ट करें। यहाँ पे नाइट्रोजन को हमने कंपोनेंट ए माना है, जो आप यहाँ देख सकते हो, और ऑक्सीजन को कंपोनेंट बी माना है। तो ये हमारा कंपोनेंट ए है, ऑक्सीजन हमारा कंपोनेंट बी है। ये हमारा कंपोनेंट ए है, ऑक्सीजन हमारा कंपोनेंट बी है। क्या कह रहा है? टू लार्ज वेसल्स are connected by a tube 10 सेंटीमीटर in diameter and 50 सेंटीमीटर in length। देख सकते हो 10 सेंटीमीटर डाया है और 15 सेंटीमीटर इसका ट्यूब का लेंथ है। तो लार्ज वेसल को हमने इससे कनेक्ट कर दिया है। वेसल वन कंटेन्स 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन, सेम हमने यहाँ बता दिया, 80% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन। एंड वेसल टू कंटेन्स 20% नाइट्रोजन 80% ऑक्सीजन, यहाँ 20 नाइट्रोजन है 80 ऑक्सीजन है। The temperature is 20 डिग्री सेल्सियस एंड द टोटल प्रेशर इज 2 एटमॉस्फेरिक। ओके वेरी गुड। आगे क्या कह रहा है? कैलकुलेट द स्टडी स्टेट फ्लक्स एंड द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम वेसल 1 टू वेसल 2। फिर कह रहा था सेम क्वांटिटीज, मतलब जो ए में आपने कैलकुलेट किया वही चीज आप बी में वापस से कैलकुलेट करिए। किसके लिए? फॉर ऑक्सीजन। फिर कह रहा है पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का क्या होगा और इसका ग्रेडियंट क्या होगा ट्यूब में 0.05 मीटर फ्रॉम वेसल 1। वेसल 1 से 0.05 मीटर, यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। करीब यहाँ पे अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे पूछ रहा है कि ग्रेडियंट और पार्शियल प्रेशर क्या होगा। जैसे यहाँ तो पार्शियल प्रेशर आप निकाल लोगे अभी टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे क्या होगा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन का डेटा सभी को क्लियर है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पेयर के लिए डिफ्यूजिविटी गिवन है, क्योंकि डीएबी बराबर डीबीए होता है इक्विमोलर काउंटर करंट डिफ्यूजन के केस में। पीछे भी हमने यही केस आपको दिखाया था फंडामेंटल केस के रूप में। तो डेफिनेटली N2O2 हो या O2N2, बात एक है हमारी। ठीक है, सभी को क्लियर? तो यहाँ पे एडिशनल डेटा में और हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है बेटा? टोटल प्रेशर है 2 atm। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों साइड को, जैसे पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में हम निकालना चाहें, तो PA1 की वैल्यू क्या होगी भैया? PA1 क्या होगा? P इंटू YA1, यही तो होगा ना है। सिमिलरली PA2 की वैल्यू क्या होगी? PA2 की वैल्यू हो जाएगी P इंटू YA2। तो P इंटू YA1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? P आपका 2 atm है और YA1 कितना है यहाँ पे?
ये है 80% का मतलब 0.8 हो गया, और इधर में 2 × y, ये 2, यहाँ 20% है नाइट्रोजन, तो 20% का मतलब बेटा क्या हो गया, 0.2 हो गया। मतलब एक साइड में आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन वो है आपका 1.6 atm, और दूसरे साइड में आपका है 0.4 atm। ऐसा ही आप चाहते तो PB1 और PB2 को भी निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ जेड की वैल्यू आप लोग को दी हुई है, तो जेड की वैल्यू कितनी है, जेड आपका मीटर में 0.15 मीटर है। ठीक है, एरिया अगर आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीजें कहा है बेटा, फ्लक्स भी और रेट भी। तो जब रेट निकालना होगा तो NA/A तो फ्लक्स है, फिर NA निकालने के लिए A की वैल्यू भी चाहिए, तो A को हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं। A कैसे कैलकुलेट होगा, π/4 d², डी कितना है, डी है आपका 0.1 मीटर, ये आपका ए हो गया। समझ रहे हो बेटा, ये आपका ए हो गया। तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, पार्ट ए जो आपका है, पार्ट ए इसमें क्या निकालना है, आपको निकालना है NA/A। सो NA/A बराबर हमने क्या पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है DAB/RT और यहाँ PA1 - PA2। फर्दर आगे बढ़ें तो आर की वैल्यू तो बड़ी लफड़े वाली होती है यार, बहुत दिक्कत देता है, लेकिन आर का एक वैल्यू हमको हमेशा याद रहता है, वो वैल्यू है 8.31451। चलो थ्री डिजिट तक हम ले लेते हैं, 8.314 किलो पास्कल मीटर क्यूब पर किलो मोल पर केल्विन। ये तो ओके है। इसका मतलब यार हम टेम्परेचर को पहले केल्विन में बदल लें, सीधी बात है यार। तो टेम्परेचर केल्विन में कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये केल्विन में आ जाएगा 273 + 20 293 केल्विन। ओके बेटा, और यहाँ पे ये जो प्रेशर एटीएम में है, इस एटीएम को और क्या लिख सकते हैं, एक एटीएम में 101.325 किलो पास्कल होता है। हम इसको किलो पास्कल में अगर बदल लेंगे ना, तो हमें आर की कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा, तो फालतू में आर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आर की कन्वर्जन में समय लग सकता है, मिस्टेक हो सकती है, समझ रहे हो, इसलिए हमने इसी को किलो पास्कल में बदल दिया। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े तो यहाँ आ जाओ, DAB की वैल्यू कितनी है भैया, DAB दिया हुआ है, देख लो 1.01 × 10⁻⁵, देखो यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, 1.01 × 10⁻⁵, सो 1.01 × 10⁻⁵ एंड होल अपॉन आर की वैल्यू 8.314 ले लीजिए, टेम्परेचर 293 ले लीजिए, जेड की वैल्यू 0. कितनी थी, 15 थी ना, 0.15 मीटर ले लीजिए, और अंदर में जो पार्शियल प्रेशर है इसको ले लीजिए 1.6 - 0.4, और दोनों में ही था गुड़े 101.325, तो वो हमने बाहर लिख दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे आप यूनिट को कट करके भी देख सकते हो, साइड में यूनिट कट करके देख लो। DAB की यूनिट क्या थी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, आर की यूनिट क्या थी, किलो पास्कल मीटर क्यूब पर किलो मोल पर केल्विन। ठीक है, और फिर टी की वैल्यू क्या, टी की यूनिट थी केल्विन, जेड की मीटर, और PA1 - PA2 की किलो पास्कल कैंसिल, और फिर आपका केल्विन से केल्विन कैंसिल, मीटर स्क्वायर से ये 3 और एक 4 है, तो ये हम मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार देख सकते हो, आपका फाइनल यूनिट जो आएगा बेटा वो है किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि फ्लक्स आ गया। बोलो जरा बेटा ये कितना आ रहा है फाइनली, यहाँ NA/A की वैल्यू बताओगे क्या हमें, कितनी आ रही है, सभी लोग बताओ भाई, सभी लोग कैलकुलेट करोगे, कैलसी को चलाना अभी से स्टार्ट कर दो, मस्त वाले वर्चुअल कैलसी से ही सब लोग सॉल्व करोगे बेटा। ठीक है, सब लोग वर्चुअल कैलसी का इस्तेमाल करेंगे एवरीवन, सो पक्का ना, चेतन भरोसा कर लें आप पे कि आपका जवाब सही है बेटा। जयंत पूछ रहे हैं, सर वाई वी आर कंसीडरिंग सर्किल एरिया, ठीक है, नॉट सिलेंडर। देखो बेटा, जब कोई चीज ट्रांसफर होती है ना, ट्रांसफर ऐसे हो रही है, क्या है, कनेक्टेड बाय अ ट्यूब, तो ट्यूब क्या है ये, तो ट्रांसफर होते समय ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से ना ट्रांसफर होगी बेटा, ये ना उसका एरिया है, पूरा तो वॉल्यूम हो गया, ये एरिया तो ये है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया कहीं से कट करोगे तो जो दिखेगा क्या है, उस एरिया से होके ना सारा माल जा रहा है, जस्ट लाइक इन केस ऑफ हीट ट्रांसफर ऑपरेशन जो आपने देखा था। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर।
3.4939 गुणे 10 के पावर -6, 3.4939। सभी लोग देख लो, यही आ रहा है 394939। समझ गए बेटा जयंत आप? बेटा जयंत क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर है तो एक बार फिर हमसे पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो क्लियर है, फिर सही है, वेरी गुड। अब बेटा ये कितना आ रहा है बताओगे क्या? चलो कुछ भी आ रहा हो छोड़ो हटाओ, यहाँ डायरेक्टली ये तो एक आंसर ये हो गया, और यही एन ए की वैल्यू निकालनी होगी, तो एन ए क्या हो जाएगा 3.4939। बहुत अच्छा बेटा, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। और एरिया क्या था, पाई/4, 0.1 का स्क्वायर, और अभी ये यूनिट अब इसकी क्या हो जाएगी, किलोमोल पर सेकेंड। एग्जाम में देख लेना, किलोमोल पर सेकेंड में पूछ रहा है कि मोल पर सेकेंड में पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग यूनिट लास्ट में कन्वर्ट कर देना। ये कितना आ गया बेटा, एन ए की वैल्यू बताओगे क्या आप लोग? टेल मी एवरीवन। सभी लोग कैलकुलेट करना यार, बाद में मत लिख के भेजना कमेंट में है ऐप के अंदर, सर जी आप जो कैलकुलेट किए थे गलत था, 3.49 नहीं आ रहा था, 4.32 आ रहा था। तो प्लीज ऐसा कोई मत बोलना, ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है? सो अपने कैलकुलेशन पे विश्वास है आपको तो फटाफट बताते जाओ, ये हमने आप पे ऊपर छोड़ा है। ये ले भैया चेतन, अच्छा ये नीचे वाला बता, और भी कोई बताओ यार, एक बच्चे से हम नहीं जाम मानेंगे, कम से कम दो आंसर सेम आना चाहिए। देखो समीर का अलग आ रहा है, चेतन का अलग, हम कैसे मान ले कौन सा सही है यार? और आंसर तो सभी लोग कैलकुलेट करो, हमें वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं। और निशांत का लो, निशांत का और अलग आ रहा है भैया। नहीं, निशांत वाला चेतन वाला ही है, -6 कर दिया है, यानी कि चेतन का सही है। बेटा समीर आप फिर से देखो, आप फिर से देखो, नमन का ले भैया, ये तो वोटिंग चल रही है, नमन समीर एक जैसे, और निशांत और चेतन एक जैसे, हद है भैया, कैसे काम चलेगा? देख लो यार, संकेत का भी 2.63। चलो यार देख लेना आप लोग, ठीक है, हम ये वाला आंसर आपका कंसीडर कर दे रहे हैं, 2.744। लग रहा है हमको कैलकुलेटर लेके ही बैठा हो गया। हम जानबूझ के नहीं लेके बैठते हैं कि आप कैलकुलेट करके बताओ हमें, ठीक है? तो ये आपका एक आंसर हो गया बेटा, दिस इज वन आंसर। ये हो गया आपका फ्लक्स, फ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन का आंसर हो गया, जिसे कंपोनेंट ए माना था आपने। और ये जो दूसरा वाला आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, ये है आपका मोल ट्रांसफर रेट, मोल ट्रांसफर रेट ऑफ नाइट्रोजन, दैट वाज कंपोनेंट ए। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर? नाउ अब सवाल ये है कि एन बी का वैल्यू क्या होगा, तो भैया यहाँ तो हमें निकालने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब मोल में करना हो तो साजिद बेटा 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, जो 10 के पावर -8 देख रहे हो वो 10 के पावर -5 हो जाएगा, ठीक है बेटा साजिद? किलो मोल में 1000 मोल होता है, यानी कि 10⁻³ मोल, तो जो 10 के पावर -8 है +3, यानी कि -8 + 3 -5, तो जो 10⁻8 लिखे वो 10⁻5 हो जाएगा, और ऊपर वाले में जो 10⁻6 लिखे वो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है बेटा साजिद? समीर के सर क्वेश्चन में गिवन होगा ना कि काउंट इक्विमोलर काउंट, नहीं बेटा ये गिवन नहीं होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे कि इसमें कहीं भी लिखा नहीं है अगर कि बी स्टेगनेंट है, साफ लिख रहा है दो वेसल कनेक्टेड हैं, तो सीधी सी बात है, ये देख के ही आप पकड़ सकते हो, हमने वहां मेंशन कर दिया है इक्विमोलर काउंटर करंट, लेकिन मेंशनड नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रहे मेंशन नहीं होगा। और इसके लिए आगे भी जब प्योर न्यूमेरिकल बैच में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे तो वहाँ कुछ लिख के नहीं आएगा, आपको खुद पहचानना है। ये कहीं लिखा है क्या स्टेगनेंट होगा, तब साफ साफ कहीं ना कहीं लिख देगा कि द अदर वन इज नॉन डिफ्यूजिंग या अदर वन इज स्टेगनेंट, ऐसा आपको लिख देगा, ठीक है? बाकी यहाँ पे स्टेटमेंट से ही क्लियर है कि यह इक्विमोलर काउंटर करंट का केस है, ठीक है बेटा समीर? तो ये नहीं देगा, ये एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं आएगा, ठीक है, ये लिख के नहीं आएगा, ठीक है समीर? ओके। अब अगर यहाँ पे आपको एन बी की वैल्यू चाहिए तो इस केस के लिए एन बी बाई ए की वैल्यू सेम वही आ जाएगी जो इधर को आई है,
3.4939, लेकिन माइनस में आएगी 3.4939 इंटू 10⁻⁻6, और एन बी भी आपका सेम उतना ही आएगा। कितना आएगा? 2.744, माइनस में लेकिन हो जाएगा 2.744 इंटू 10⁻⁻8। ये हो जाएगा किलो मोल पर सेकेंड, ये हो जाएगा किलो मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में या तो ए पूछेगा या बी पूछेगा, तो एग्जामिनेशन में कभी भी माइनस में जवाब मत देना। नेवर यूज माइनस इन एग्जाम्स, इन गेट एग्जाम्स। गेट में आप कभी माइनस में ये आंसर मत दे आ जाना। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ये भी दोनों पूछा है तो बी को आप निगेटिव लिख के आओगे, लेकिन एग्जाम में चूंकि उसने बस बी का पूछा तो ऑटोमेटिक बी का आप मैग्नीट्यूड बताओगे, डायरेक्शन आपसे नहीं पूछता। जैसे थर्मो में हमने बताया था ना कि जब वर्क डन उसने लिख दिया तो हो गया, दैट्स इट, वर्क डन वो पूछ रहा है तो उसको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। वो इंटरेक्शन केवल पूछता, वर्क इंटरेक्शन, तो वहां माइनस साइन का इस्तेमाल आप करते थे, माइनस या प्लस है क्या वो देखना पड़ता था। उसी प्रकार यहाँ एग्जाम में आप कभी इस माइनस साइन का इस्तेमाल मत करना। यहाँ चूंकि एक साथ एक ही क्वेश्चन में हमने जवाब दिया है तो किताबों में या हर जगह आप ऐसे माइनस में आंसर पाओगे, बट अगर गेट में पूछता कि व्हाट इज द रेट ऑफ मास ट्रांसफर ऑफ नाइट्रोजन, तो आप वहां पे निगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है ना ये बात? तो ये डायरेक्टली आपका बी का आंसर हो गया, सेम टू सेम डिट्टो। अब सी वाले पे चलें। सी वाला बहुत ही बेहतरीन है, कुछ नया पूछ रहा है आपसे सी में। ठीक है, तो सी पार्ट देखो। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में आपसे कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन एंड इट्स ग्रेडियंट इन द ट्यूब 0.05 मीटर फ्रॉम वेसल वन। तो पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है, कैसे निकाला जाएगा पार्शियल प्रेशर? और ग्रेडियंट तो फिक्स है यार, कि चाहे शुरू में देखिए चाहे लास्ट में देखिए, इक्विमुलर के केस में हमने आपको ग्राफ साफ साफ दिखा दिया है कि ये जो ग्राफ है लीनियर है। ठीक है, ग्राफ कैसा है? लीनियर है जेड के साथ। तो अगर ये लीनियर है तो सीधी सी बात है भैया, सीधी सी बात है, ग्रेडियंट तो कहीं देख लो सेम आएगा, डीपीए बाई डी हर जगह सेम आएगा। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए? निशांत कुछ प्रश्न पूछे हैं, एक सेकंड बेटा। निशांत निशांत कहते हैं सर अगर ऑप्शन में निगेटिव एंड पॉजिटिव, बेटा अगर ऑप्शन में हुआ निगेटिव पॉजिटिव तो ऐसे केस में आपको डायरेक्शन डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपका बी के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव जेड डायरेक्शन में बी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो माइनस वाला चूज करना उस समय। ठीक है, अगर डायग्राम साफ दिया है और जेड एक साइड लगा दिया और बी का ट्रांसपोर्ट अभी पूछ रहा है निगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो उस केस में आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन जो निगेटिव में होगा। ठीक है बेटा निशांत राज, इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ा जाए, शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा? मेरा आंसर आया था इसका 3.36 इंटू 10⁻⁻6, 3.36, और आपने 3.49 बताया। थोड़ा बहुत आगे पीछे वो हो सकता है, 8.314 लिया 8.31451 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में रेंजेस इतने मिल जाते हैं। निशांत बेटा क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए निशांत। समीर का वही आया था जो हम बता रहे हैं, 3.36 आया था, 3.36 इंटू 10⁻⁻6, यही आया था ना, 3.36। कोई बात नहीं, ये मेरा आंसर जो आया था 3.36 था, वो डेसिमल प्लेसेस की वजह से थोड़ा बहुत अंतर आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन आप जब करते हो तो थोड़ा बहुत डेसिमल प्लेसेस पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है ये। ठीक है, हम्म। उसी प्रकार इसके अकॉर्डिंग अभी ये भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर था, बट कोई नहीं, आपने जो भी निकाला है ये भी करेक्ट है, ये भी विद इन रेंज हो आप। ओके, क्योंकि वहाँ पे आर की वैल्यू आप 8.314 लियो कुछ और आएगा, 8.745 लोगे तो कुछ और आएगा। चलो अभी यहाँ देखो फटाफट, सी वाला पार्ट, सभी लोग सी वाला पार्ट देखेंगे। सी वाले पार्ट में हमको पूछा है ग्रेडियंट। तो यार प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? डीपीए बाई डी जेड होता है, और क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट।
अभी नहीं पढ़े हो ग्रेडियंट? जिस चीज का ग्रेडियंट निकालना है उसका ले लो, ऊपर में अंतर और जितने दूरी पर है वो। तो अंतर के लिए काम करते हैं भैया, PA1 माइनस PA2 कर लेते हैं। क्यों, सही रहेगा क्या ये PA1 माइनस PA2 ऐसे लिख पाना? नहीं ना? क्यों क्यों नहीं? बिकॉज ग्रेडियंट पूछा है, ग्रेडियंट बेटा। तो ग्रेडियंट तो निगेटिव आता था, इसलिए ही तो पीछे आप माइनस साइन लगाते थे ना। ए स्लोप डाउनवर्ड होगा ना, तो इसलिए क्या लिखोगे, PA2 माइनस PA1, और जहां का PA2 था वहां तक लेंथ कितनी थी, Z, और जहां से PA1 स्टार्ट हुआ था PA1 है ये, ठीक है, वहां कितना था, 0। अब PA2 की वैल्यू देख लो यार, कितनी है PA2 की वैल्यू, 0.4 ATM, और ये कितना था 1.6, ये ऊपर वाला किस में आ गया बेटा, ATM में, बटा जेड की वैल्यू कितनी थी, 0.015 मीटर। इस प्रकार से जब सॉल्व करोगे आप, तो ये आप देखो आपका आना चाहिए -8 ATM पर मीटर, -8 ATM पर मीटर। देखो यही आ रहा है क्या बेटा? अब ये आंसर निगेटिव में लिख के आओगे। अगर आपसे ग्रेडियंट पूछा है ना, तो ये निगेटिव में ही लिख के आना। अगर कह रहा है व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑफ ए एट एनी डिस्टेंस, और एट कहीं भी पूछे, क्योंकि ग्रेडियंट तो सेम ही रहेगा, बिकॉज स्लोप आपका सेम है, स्ट्रेट लाइन है। समझ रहे हो बेटा? तो ये -8 लिख के आओगे ATM पर मीटर में। अभी इसी को किलो पास्कल में बदलना है, बदल लेना एग्जाम में, जिस यूनिट में पूछे उस यूनिट में बता दो। अब आपसे पूछ रहा है कि पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। पार्शियल प्रेशर की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये कैसे लगाएंगे भैया, जरा निकाल के दिखाओ तो जाने। अच्छा 0.15 है ना, 0.15 लिख दिया गलती से हमने, 0.15, 15 सेंटीमीटर है ना। बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू जयंत। अब बाकी फटाफट बताओ भाई, सेकंड केस निकाल के दिखाओ कि पार्शियल प्रेशर पीए की वैल्यू क्या है एट जेड इक्वल्स टू, चूंकि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 0.05 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर, ये बताओ। देखें आप में से कोई बच्चा बता पाता है कि नहीं, चलो फटाफट फटाफट देखो और बताओ, जल्दी 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 करो भैया, देखो देखें कौन सा बच्चा बता पाता है आप में से। आई होप कि आप बता सको। स्लाइड 1 सेकंड के लिए गायब हो जाएगी, डोंट वरी, जस्ट आई एम सेविंग। सेव हो जा भाई, सेव हो गया, प्रकट हो गया। चलो ये ब्यूटीफुल टाइमर ले लो यार एक, ठीक है, 2 मिनट का आपको समय दे देते हैं इस जवाब को। और टाइमर टाइमर चल जाओ, टाइमर चल जाओ, टाइमर तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, चल गया। चलो साजिद कह रहे हैं PA2 माइनस PA1 कैसे बेटा, आप PA1 माइनस PA2 कर दो, तो बॉटम में 0 माइनस जेड लिख देना। समझ रहे हो साजिद, जब भी डीपीए बाई डीजेड लिखोगे तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल उधर कहाँ पे, दूसरे साइड में, तो PA2 माइनस PA1। भाई स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यही तो स्लोप होता है बेटा साजिद। तो वही हमने y2 माइनस y1 बटा x2 बटा माइनस x1 ले लिया, ठीक है। तो कितना आ रहा है देख लो, चेतन बेटा क्लियर है फर्स्ट वाला, 8 आएगा, -8, बॉटम में 0.15 है, ठीक है। 1.2 नमन का आ गया, नमन का 1.2 आ गया, और जान के बहुत खुशी होगी आपको कि नमन दोदेजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज 1.2 इज द राइट आंसर। आई एम वेरी हैप्पी बेटा नमन, क्या बात है, मजा ला दिया आपने, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड निशान। 1.2 ATM, लेकिन निशान का आंसर हमको ज़्यादा अच्छा लगा, उसने यूनिट के साथ लिखा, और आप केमिकल इंजीनियर, इंजीनियर हो, इंजीनियर आपका फिजिकल क्वांटिटी में डील करता है। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है क्या, क्या, यूनिट विथ सम न्यूमेरिकल वैल्यू। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। आपका मास कितना है सर, 6,000 60,000 है, 60,000 है, हाँ सर 60,000 है सर, 60,000 ग्राम है, बिल्कुल सही है, लेकिन 60,000 किलोग्राम है ना, ना ना। तो विदाउट यूनिट कोई मतलब नहीं है, तो यूनिट को लेके चलो। बहुत अच्छा बेटा संकेत, सभी का जवाब आ रहा है, मेरे सारे बच्चे
समझ चुके हैं कि इसको कैसे निकालना है। स्लोप का मामला है, जानबे करते हो कैसे निकाला जाता है। तो कैसे निकालोगे इसे, हाउ? टाइमर वाइमर बंद कर दीजिए। अभी यहाँ आप सभी लोग देख लो यार, हाउ टू कैलकुलेट दिस। सो पी ए की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी पी ए वन से कम। कितनी कम होगी? पी ए वन में से स्लोप को घटा दीजिए और जिस दूरी पर देखना है उस दूरी से मल्टीप्लाई कर दे। सर ये क्या किया सर? सर ये क्या किया सर? व्हाट आर यू डूइंग सर? इसमें क्या कोई मिस्टेक है सर? यस, मिस्टेक इज देयर। मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि ये यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि डीपीए बाई डी जेड की वैल्यू -8 पुट करनी है आपको। x माइनस एक्स वन इक्वल्स टू स्लोप गुड़े y माइनस वाई वन। पढ़ा है ना स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन? वही तो हमने यहाँ लिखा है, और क्या लिखा है यार। हाँ। सो पी ए वन की वैल्यू कितनी है? पी ए वन आपका है 1.6 एटीएम प्लस स्लोप की वैल्यू कितनी आई है? -8। और कितनी दूरी पे देखना चाहते हो आप स्टार्टिंग से? 0.05 माइनस 0, दैट मीन्स 0.05 मीटर। सॉल्व करेंगे बेटा, आपका ये आ जाएगा 1.2 एटीएम। सभी का क्लियर बेटा? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो भाई, सभी का आ गया? या बेटा निशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल वही काम किया है, बिल्कुल वही काम किया। -8 इंटू 0.05 प्लस 1.6, दैट्स इट। ओके, जिसको ना समझ में आए, जिसको ना समझ में आए वो इधर आओ, पतली गली में आ जाओ। ये इधर देखो बेटा, ये हमारा पी ए वन का वैल्यू यहाँ चाहिए हमें। ध्यान से देखो, यहाँ चाहिए हमें, ठीक है, यहाँ पे चाहिए हमें। और ये कौन सा जगह है बेटा? ये जगह है, ये Z1 जो है ये है 0 और ये है 0.05 मीटर, ठीक है। और ये PA2 हमारा कितना दिया हुआ है? ये 0.4 एटीएम दिया हुआ है। और ये दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है 1.6 एटीएम। तो स्लोप और टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 0.15। तो स्लोप निकालने का दो तरीका। एक तरीका क्या है? एक तरीका है y2 माइनस वाई वन, दैट मीन्स 1.6 माइनस 0.4, y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, दैट मीन्स 0.15 माइनस 0। और ये किसके बराबर हो जाएगा? फिर स्लोप अगर इतने लाइन का इसको और इस पॉइंट को मान के निकालो तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ का पार्शियल प्रेशर कुछ हमने मान लिया पी ए है, इस जगह पार्शियल प्रेशर कुछ पी ए है। तो फिर देख लो भैया, अगेन बराबर y2 माइनस वाई वन बटा बटा फिर ये वाला जगह कितना है? ये जहाँ पे आपने y2 लिया वो कौन सी जगह है? ये नीचे ये गड़बड़ लिख दी क्या? 1.6 माइनस 0.4, ये गलत है, देखो ये 0 माइनस आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि आपने इस वाले पॉइंट को 0.1 माना है, तो 0.1 पे ही तो x देखोगे यार। और बॉटम में 1.6 माइनस पी ए बटा फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 0 माइनस 0.05। समझ रहे हो? ऐसे ही लगाए हैं ना जी, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए हम। 1.6 में से ये गया 1.2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 1.2 बटा 0.15 बराबर 1.6 माइनस पी ए बटा 0.05। ये 0.5 ख़त्म हो गया, सॉरी हाँ ख़त्म हो गया। तो इधर आपका ये 15, एक तो इधर इधर ला दो, ये 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 3 से ऊपर जाओगे 0.4 हो जाएगा, और पी ए इधर लाओगे तो पी ए इधर हो जाएगा, 1.6 माइनस 0.4 1.2 हो जाएगा। लो बेटा ऐसे निकाल लो। जिसको वहाँ ना समझ में आया हो, ये समझ में आ गया ना कि एक बार स्लोप हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके निकाला, और एक बार स्लोप हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को कंसीडर करके निकाला। बोलो सभी को क्लियर बेटा? वहां से ना देख पाओ तो यहाँ से देख लो, एक ही लाइन के स्लोप को किसी भी दो पॉइंट, अगर स्ट्रेट लाइन है से आप लेके स्लोप निकालोगे, हर जगह स्लोप सेम ही आएगा। भाई यहाँ स्लोप देख लो, जो यहाँ स्लोप है, यहाँ जो स्लोप है, यहाँ जो स्लोप है, हर जगह तो स्लोप इसका सेम है ना। देख लो स्लोप एंगल हर जगह सेम है। जैसे जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो ऐसे देखो, इस तरह देखो, बढ़ते हुए ग्राफ को, इसको देखो, ठीक है। यहाँ स्लोप
जो है यहाँ भी स्लोप वही है, यहाँ भी स्लोप वही है, यहाँ भी स्लोप वही है। तो पूरी लाइन लेके आप सीधे निकाल लो कि भैया ये स्लोप कितना है, चाहे कहीं से भी दो सेक्शन, छोटा सेक्शन काट के निकाल लो, स्लोप सेम आएगा। ठीक है, बोलो सभी को क्लियर है? इज इट क्रिस्टल क्लियर? बोलो 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 बेटा, ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर? ये न्यूमेरिकल सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? बोलो थोड़ा सा सभी लोग लिखो यार, एवरीवन। क्या बात क्या बात क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। शिवांशु, साजिद, जयंत, बोलो भाई सभी लोग। दिव्य प्रकाश, संकेत, संपत, यश, जैन, रवि, पवन, एवरीवन बेटा। जयेश, जय, आर्यन, नमन, समीर, विभास, जयंत, निशांत, अभिषेक, बोलो सभी लोग बोलो भैया। चेतन, एवरीवन एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? चलो ओके बेटा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। चीज़ों को रिवाइज करते रहिएगा बेटा, रिवीजन करना मत भूलिएगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी तो आप भूलना स्टार्ट कर दोगे अगर रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, और बेहतरीन वाला जो ऑफर चल रहा है बेटा, एक बार फिर आपको याद दिला दें, क्योंकि अभी अभी बैच स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा सिलेबस आगे बढ़ने के पहले अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करा दो बेटा। डेफिनेटली आपको वो थैंक यू जरूर बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको समझ में खतरनाक वाला आ रहा है तो फटाफट फटाफट रिकमेंड करना मत भूलना, और ये तो बिल्कुल मत भूलना यार। ठीक है, क्या आई मस्ट डू माई रिविजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिविजन डेली इफ यू वांट योर ड्रीम जॉब बेटा। अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए तो ड्रीम जॉब के लिए रोज रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा करोगे तो गेट में जो आपकी रैंक आएगी वो आएगी 1 या 100 या बिटवीन 1 to 100। समझ रहे हो? गेट AIR। यू आर ऑल वेलकम बेटा, एंड अ वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा, वेरी हैप्पी गुड नाइट, टेक केयर। सभी बच्चा लोग ध्यान रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। वी विल मेट अगेन इन नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन। ओके, टेक केयर एवरीवन, एवरीवन बेटा, यू आर ऑल वेलकम, यू आर ऑल वेलकम। वेरी हैप्पी गुड नाइट बेटा, वेरी हैप्पी गुड नाइट। रिवीजन करके आना नेक्स्ट लेक्चर में सभी लोग। ओके ओके बेटा, नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। वी विल मेट अगेन इन नेक्स्ट ब्यूटीफुल लेक्चर। टेक केयर बेटा।